साहब सहारनपुर आ गया है, कहाँ छोड़ूं? सीधा चल, सीधा। साहब आगे से राइट ले लेफ्ट। देख मैं तेरे राइट में बैठा हूं ना, तू भी राइट ले। अब कहाँ छोड़ूं साहब? साहब 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 लोकेश, हाँ कहाँ है तू भाई? अरे कब से फोन लगा रहे हैं तुझे? सब इंस्पेक्टर गौतम गौड़ से बोल रहा हूँ, सहारनपुर पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? आज पता नहीं कैसे थोड़ी ज्यादा हो गई। सॉरी सर। लोकेश, अरे पापा जी। हाँ ठीक है, तू ठीक है ना? सॉरी पापा जी, आज थोड़ी ज्यादा हो गई। आगे से इतनी नहीं पीऊंगा। कम पीते कब हो आप? बकवास मत कर। एक सेकंड, ड्रामेबाजी बंद करिए आपने। जरा संभालिए इन्हें। वो तो ऑटो वाला वाला था जो यहाँ पर लेकर आया इन्हें। सर हम पापा को घर ले जा सकते हैं? ठीक है, लेकर जाइए इन्हें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, नशे की हालत में घर से बाहर ना निकले, नहीं तो अंदर डाल दूंगा इन्हें। नहीं आप कभी नहीं होगा, हम ख्याल रखेंगे। चल। तूने तो शर्म बेच खाई है, लेकिन हमें किसी को मुंह दिखाने लायक छोड़ेगा कि नहीं? या तुझे हर रात ऐसे ही कंधे पर ढोते ढोते मर जाएंगे हम? तेरे पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब देगा कुछ? दादी मम्मी सही कहती हैं, इन्हें ना रिहैब सेंटर भेज दो, ऐसे नहीं सुधरेंगे। बेटा है, बेटा बनकर रहे, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। अगर आप अच्छे बाप होते ना तो इसकी नौबत ही नहीं आती। मुझे भी यही लगने लगा है, अब इसे रिहैब सेंटर भेज ही देना चाहिए। माँ तुम भी इसकी बातों में आ पापा जी, मम्मी जी ठीक कह रही है, इनकी शराब की आदत ऐसे नहीं छूटने वाली। पीते पीते इनका शरीर बिगड़ गया है और दिमाग भी। हम इन्हें रिहैब सेंटर भेजते हैं, डॉक्टर सचिन ठीक कह रहे हैं। नाम मत ले उस डॉक्टर का इस घर में। सचिन सचिन पक गया हूं, और मुझे सब समझ में आता है। तू और तेरा ये डॉक्टर मुझे रिहैब क्यों भेजना चाहते हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा। लोकेश सर, वो राइट वाली दीवार पे येलो रंग देना है या वाइट? वाइट कर। ठीक है। एक मिनट, येलो करना वहां पे। अरे जब सब जगह येलो है तो वहां कैसे व्हाइट होगा? व्हाइट अलग से चमकेगा ना, येलो करना। ठीक है। इस घर में पेंट भी अब मेरी मर्जी का नहीं हो सकता। तूने हमारी मर्जी का कभी कुछ किया है? कब से कह रहा है शराब छोड़, तो छोड़ी तूने? मैं ये घर ही छोड़ देता हूं, सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। यूं तो आलोचना करने वालों को अपना शुभचिंतक समझना चाहिए, लेकिन कड़वा पीना जिनकी आदत में हो उन्हें अपनों की सलाह भी कड़वी लगती है। नशा चाहे जो हो, लेकिन नशे में डूबा इंसान क्या क्या अनर्थ कर सकता है, इसका उदाहरण बहुत जल्द सामने आने वाला था। सुनो, अरे सीधे अंदर कहाँ जा रहे हो? सर फ्री हो जाएंगे, मैं तुम्हें बुला लूंगा। चलो। कदम, क्या बात? सर मेरे दादाजी और पापा जी दोनों नहीं मिल रहे। दादाजी और पापा जी नहीं मिल रहे? हाँ सर, कल रात को दादाजी पापा जी को लेने गए थे और लौट कर अभी तक घर नहीं आए। कहाँ ढूंढने गए थे? सर मुझे वो नहीं पता। उन दोनों की कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? हाँ सर। सर ये मेरे दादाजी हरिओम झंगियानी और पापा जी लोकेश झंगियानी। ठीक है, काम करो, अपने दादाजी और पापा जी की ये फोटोग्राफ और फोन नंबर दोनों इन्हें दे दो। जैसे कुछ पता चलता है तो मैं इन्फॉर्म करते हैं। ओके सर। सर इसका बाप तो लफड़ेबाज पे अक्कड़ है। अभी एक हफ्ता पहले एक ऑटो वाला नशे की हालत में उसे छोड़ के गया था यहाँ पर। एक काम करो, ये लोकेश और हरिओम दोनों के फोन की लास्ट लोकेशन निकलवाओ। सर। हेलो। हाय, कैसी हो?
किसका फोन है? तेरे पापा जी का? मम्मी जी सचिन का फ़ोन है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वो क्या है ना, कल रात से पापा जी और लोकेश घर पे नहीं आए। क्या? टेंशन मत लो, मैं आता हूँ। सनी, तेरे पापा जी दादाजी कुछ पता चला? सनी, तेरी दादी तुझसे कुछ पूछ रही है। माँ कंप्लेन लिखवा दी है, ढूंढ रहे हैं वो लोग। सर, लोकेश का फोन कल रात 2 बजे तक ऊंटवाड़ी में एक्टिव था और इसके फोन से लास्ट कॉल इसके फादर हरिओम जी को की गई थी और फिर 2:45 बजे हरिओम जी का फोन भी ऊंटवाड़ी में बंद हो गया। और सर, एक मिनट सर। हेलो, क्या? कहां पर? ऊंटवाड़ी? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, लोकेश के पिता हरिओम अपने शराबी बेटे के फोन कॉल के बाद उसे सही सलामत घर वापस लाने के लिए गए थे, पर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लोकेश का गायब होना उसे शक के घेरे में ला रहा था और यह पता लगाया जा रहा था कि लोकेश ऊंटवाड़ी में आखिर कहां मौजूद था, जहां पिता की हत्या करके एक बेटा फरार नजर आ रहा था। लोकेश जी ने अपने फादर हरिओम जी को ऊंटवाड़ी से कॉल किया था और हमें हरिओम जी की लाश भी ऊंटवाड़ी के एक सुनसान जंगल से ही मिली है। क्या आप बता सकते हैं कि लोकेश जी ऊंटवाड़ी में कहाँ गए होंगे जहाँ उन्होंने अपने फादर को कॉल करके बुलाया? नहीं सर, हमें कोई आइडिया नहीं। आप लोग कुछ छिपा तो नहीं रहे हमसे? हम आपसे क्यों कुछ छुपाएंगे सर? अगर लोकेश आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करें या उनके बारे में आप लोगों को कुछ पता चले तो हमसे छिपाने की गलती मत करना आप लोग। आप बार बार ये कहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर कि लोकेश अपने पापा का मर्डर करके भाग गया? वक्त और हालात तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं मैडम, क्योंकि जिस जगह से हमें आपके पति हरिओम जी की लाश मिली, आपके बेटे लोकेश का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था, जिसे बाद में वो स्विच ऑफ करके गायब हो गया। लोकेश बेटा है उनका, क्यों मारेगा वो अपने पापा को? ये भी तो हो सकता है ना कि लोकेश खुद किसी मुसीबत में हो, उसे ढूंढने की बजाय आप उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं। उसी को ढूंढने के लिए हम इतनी पूछताछ कर रहे हैं। अब आपका बेटा लोकेश मुसीबत में है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, ज्यादा देर तक छिपा रहना उसके लिए मुसीबत जरूर बन सकता है। गौतम, हमें अपने शक को पुख्ता करने के लिए इस लोकेश के बारे में सारी जानकारी हासिल करनी होगी। माना कि वो शराबी है, लेकिन अगर उसने अपने पिता की हत्या की है तो अपने पिता की हत्या के पीछे उसका क्या मोटिव रहा होगा? ये लोकेश जिन जिन लोगों से भी मिलता है, जहां जहां भी उसका आना जाना है, सब लोगों से हमें अच्छी तरह से पूछताछ करनी होगी। शायद हमें इससे ये लीड मिले कि हत्या वाली रात वो ऊंटवाड़ी में कहां पर मौजूद था। और कदम, तुम अड़ोस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद बाप बेटे की कोई कहानी पता चले। सर, पुलिस अब इस शक की पुष्टि कर रही थी कि क्या लोकेश वाकई अपने पिता की हत्या कर सकता है। हरिओम के परिवार के दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ साथ उनके ऑफिस एम्प्लॉय से भी पूछताछ की जा रही थी। सर, मैं कंपनी का सीनियर मैनेजर हूँ पिछले 15 सालों से। हरिओम जी का काम मैं ही संभालता हूँ। लोकेश के बारे में क्या जानते हो? कहना अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं है। क्यों? शराबी होने के साथ साथ कोई और भी खोट है उसमें? खोट ही खोट है सर, बहुत ही गैर जिम्मेदार आदमी है। उनकी वजह से मेरे और हरिओम जी के बीच में भी गलतफहमियां पैदा हो गई थी। कैसी गलतफहमी? मेरे मालिक के बेटे हैं सर वो। उन्होंने ऑफिस आना शुरू किया तो उनकी बातें भी माननी पड़ी। उनके कहने पर कंपनी के अकाउंट से 3-4 चेक इशू किए मैंने। बाद में पता चला कि जिन कंपनियों को चेक इशू किए वो फर्जी थी। कंपनी को 1.25 करोड़ रुपए का चूना लगा सर। अरे ये क्या है? बाबू जी, तूने यहाँ भी पीनी शुरू कर दी? सॉरी पापा जी। ये पैसा किसको ट्रांसफर किया तूने? कौन सा पैसा? तेरी हालत ही नहीं है। किसके साथ मिलकर के ये गबन किया तूने? पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैंने कोई गबन नहीं किया। मैं क्यों करूं? दिखाओ। छोड़, तेरे बस की बात नहीं है ये। तू निकल जाए यहाँ से। अरे मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी तू आइंदा। तू अगर मेरा बेटा नहीं होता ना तो जेल भिजवाता तुझे मैं। चल यहाँ से जा। कब की बात है ये करीब 3 महीने पहले की बात है। फिर लोकेश जी की जगह उनकी पत्नी ऑफिस आई। हरिओम जी की उम्र बढ़ रही थी और अपने बेटे से उम्मीद टूट रही थी। उन्होंने अपना सारा काम अपनी बहू को सौंप दिया। तेरी हिम्मत कैसे बहू पर हाथ उठाने की? बहू नहीं है ये, आस्तीन का सांप है, नागिन है ये, नागिन। बाबूजी,
आप नहीं चाहते ना मैं इस ऑफिस में आऊँ, मैं नहीं आऊँगा। निकल जा। पर ये भी नहीं आएगी, और अगर ये इस ऑफिस में आई तो मैं आपके सारे काम धंधे को बर्बाद कर दूंगा। उस इंसिडेंट के बाद रीचा जी और लोकेश जी कभी ऑफिस नहीं आए। हाँ, हरिओम जी कभी कभी ऑफिस आ जाते थे, बेचारे अकेले ही अपनी फैमिली को संभाल रहे थे। थैंक यू। ये बात सच है सर कि लोकेश जी इस बात पे चिढ़ते कि बेटे के रहते काम की भागदौड़ पापा जी ने बहू को सौंप दी थी, लेकिन पापा जी भी क्या करते? मतलब कि लोकेश अपने फादर से नफरत करने लगा था। क्या अब भी आपको यह लगता है कि लोकेश अपने फादर का कत्ल नहीं कर सकता? मैं मानती हूँ लोकेश झगड़ा करता है, शराब पीता है, पर वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। लेकिन शराब के नशे में कई बार आदमी अपना आपा खो बैठता है, और अगर लोकेश ने कुछ नहीं किया तो फिर वो अपना फोन बंद करके कहाँ गायब हो गया? अपने पिता की हत्या के बाद से ही लोकेश का गायब होना घर वालों को भी सकते में डाल रहा था, लेकिन पुलिस के शक से वो फिलहाल पल्ला झाड़ रहे थे। पर सामने आने वाले कई और बयान लोकेश के शक को और भी गहरा बना रहे थे। हिमांशु, तुम्हारे और लोकेश के बीच में काफी बातें होती थी, और जिस दिन लोकेश गायब हुआ उस दिन भी तुम्हारी लोकेश से फोन पे बात हुई थी। क्या दोस्ती है तुम्हारी लोकेश से? जी दोस्ती नहीं है साहब, मेरे पैसे निकल रहे थे उनके पास से, इसीलिए मैं फ़ोन कर रहा था उन्हें। किस चीज़ के पैसे? जी उनके घर में कलर का काम कर रहा हूँ मैं, तो तकरीबन 1,75,000 का बकाया था मेरा। तो हरी जी ने पूरे पैसे भिजवा दिए थे मेरे, पर लोकेश जी ने सिर्फ मुझे 50,000 रुपये दिए। मुझे लगा बाकी के पैसे बाद में मिल जाएंगे। फिर काफ़ी दिनों तक किसी का फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। तब जाके मैंने हरी जी को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो पूरे पैसे दे दिए थे, और इसी चक्कर में मैं लोकेश जी को बार बार फ़ोन करता रहा। और फिर हरी जी ने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे सारे पैसे दे दिए मुझे। हिमांशु, तुम्हारे और लोकेश के बीच में पिछले 2 महीने से लगातार बात हो रही है, लेकिन उनके घर के कलर का काम तो अभी 15 दिन पहले शुरू हुआ है। जी 2 महीने पहले उन्होंने मुझसे और एक काम करवाया था। कौन सा काम? जी उनके घर में हर कमरे में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, यहाँ तक के बाथरूम में तक हिडन कैमरा लगवाने का काम किया था मैंने। हिडन कैमरा? मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, लोकेश नॉर्मल नहीं है, पैरानोया का मरीज़ है वो। ऐसे मरीज अक्सर सभी को शक की निगाह से देखते हैं, शॉर्ट टेम्पर तो वो है ही। इसलिए पता नहीं अंकल को किसी और ने मारा या लोकेश ने। डॉक्टर हो तो बीमारी बताओ, फालतू में मेरे बेटे पे इल्ज़ाम मत लगाओ। माँ जी, आप इनके बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही है? गलत तो लोकेश को तुमने बना दिया था, और अब इतना भी गलत मत बनाओ कि उस पे उसी के पापा के मर्डर का इल्ज़ाम लगाओ। इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रही हूँ, पुलिस ऐसा सोच रही है। आप एक बार आपकी ममता की पट्टी हटा कर तो देखिए, क्या कभी उन्होंने किसी का भी भला चाहा था? उसे रिहैब सेंटर भेज के तुम भी उसका भला नहीं कर रही थी। तुम्हारी बातों में आके मैं भी उसे भेजने के लिए राजी हो गई, पर अब समझ में आता है मुझे क्यों चिढ़ता था वो तुमसे। मामा जी, आप मुझ पे उंगली उठा रही है। क्या पता तुम ही ने उसे गायब किया हो। बाजी, बाजी अब कहना क्या चाहती? बाजी, मम्मी प्लीज, अब दादी की बात का पूरा मत मानो। वो दादाजी के जाने से थोड़ा चिड़चिड़ी हो गई है। आप संभालो अपने आप को, इधर बैठो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। सर, ये हरिओम जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत सर पे हुए वार की वजह से हुई, लेकिन सर उनकी कार में जहां पर हमें उनकी लाश मिली, उस कार के दरवाजे और स्टीयरिंग पर हरिओम जी के अलावा किसी और के भी ब्लड ट्रेसेस मिले हैं। सर, हो सकता है हरिओम जी को मारते समय मारने वाले के हाथ में कांच छुपा हो। यानी कार के दरवाजे और कार के स्टीयरिंग पे मिले खून के धब्बे जरूर लोकेश के ही होंगे। हरिओम जी की हत्या सिर पे शराब की बोतल लगने से हुई, और लोकेश को शराब पीने की लत थी। ये लोकेश की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाओ, उसके ब्लड ग्रुप से टैली करो। इससे यह भी पुख्ता हो जाएगा कि यह मर्डर लोकेश के ही हाथों हुआ है। सर, लोकेश के कॉल रिकॉर्ड में एक नाम मुंबई के सुकांत दीक्षित का है। मैंने चेक किया है, सुकांत दीक्षित के नाम ऊंटवाड़ी में एक फार्म हाउस है जिसमें फिलहाल ताला लगा है। सर, वही सुकांत दीक्षित हो, ये फार्म हाउस मेरा ही है सर। इसकी चाबी आपके पास? हाँ सर। लाइए। लोकेश कहाँ पर है और उसको कैसे जानते हो तुम? सर, मुझे नहीं पता लोकेश कहाँ पर है, लेकिन मैं और लोकेश कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया तो मैंने ये फार्म हाउस बना के छोड़ दिया था, और इसकी एक चाबी लोकेश के पास रहा करती थी। सर,
पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। सर। सर हाँ, ये देखिए सर, यहाँ ब्लड के ट्रेस है सर, खून साफ किया गया है यहाँ से। एक काम करो, घर के अंदर बाहर आगे पीछे सब जगह अच्छी तरह से छान मारो। सर। यस सर। उधर देखो। तुम वाकई नहीं जानते लोकेश कहाँ पर है या हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर, मैं तो अपने काम में बिजी रहता हूँ। मैं तो 2 महीने से यहाँ पे आया भी नहीं हूँ। सर 1 मिनट। ये देखिए सर, इस पेज को देख के तो लगता है कि इसे हाल ही में खोदा गया है। खुदवाओ उसे। जॉन। पुलिस अब तक लोकेश को उसके पिता हरिओम की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट मानकर ढूंढ रही थी, लेकिन लोकेश की हत्या ने इस केस की समीकरण ही बदल दिए। अब इस थ्योरी पर काम किया जा रहा था कि ऐसा कौन हो सकता था जिसके पास पिता और बेटे दोनों को मारने का मोटिव हो। सर लोकेश की बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, हो सकता है उसको गला घोंट के मारा हो। अगर लोकेश की बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी के मार्क्स नहीं है तो गाड़ी के दरवाजे और गाड़ी के स्टीयरिंग पे जो हमें खून के धब्बे मिले, इसका मतलब वो लोकेश के नहीं है, किसी और के हैं। वहीं दूसरी ओर हरिओम जी की लाश हमें जहां मिली वो जगह ऊंटवाड़ी से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हरिओम जी का मर्डर फार्म हाउस में हुआ और उनकी लाश हमें ऊंटवाड़ी की किसी सुनसान जगह में गाड़ी में मिली, तो पता यह करना होगा कि जो खून के धब्बे हमें फार्म हाउस में मिले वो किसके थे। सर ये तो साफ है कि उस रात वहां कोई बड़ा ही कांड हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लोकेश ने खुद अपने फादर को कॉल किया या उसके फोन से किसी और ने हरिओम जी को कॉल किया। ये फार्म हाउस के ओनर सुकांत दीक्षित की कुंडली निकालो, पता करो हत्या वाली रात क्या ये भी फार्म हाउस में मौजूद था। सर क्योंकि एक बात तो तय है, उस जगह पर इन बाप बेटों के अलावा कोई तीसरा आदमी भी मौजूद था जिसके पास इन बाप बेटों को मारने का मोटिव था। सर वो तीसरा बाहर वाला ही नहीं, घर वाला भी तो हो सकता है, क्योंकि पूछताछ में पता चला है कि लोकेश ने 2 महीने पहले अपने पूरे घर में हिडन कैमरा लगवाए थे। जी उनके घर में हर कमरे में, बेडरूम में, हॉल में, किचन में, यहाँ तक के बाथरूम में तक हिडन कैमरा लगवाने का काम किया था मैंने। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन बाप बेटे का मर्डर घर के किसी राज से जुड़ा हो? माँ जी कब तक रोती रहेंगी आप? आइए बाहर आइए, मैंने खाना लगा दिया है। जी हाँ सर, लोकेश जी ने सारे घर में हिडन कैमरास लगवा दिए थे और थोड़े दिनों पहले जब पापा जी को इस बारे में पता चला तो पापा जी बहुत गुस्सा हो गए थे उन पे। ये कैमरा क्यों लगवाया तूने? घर में कैमरा लगवा के साबित क्या करना चाहता है तू? मैं ये जानना चाहता था कि इस घर में मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरी पीठ पीछे साजिशें कर रहा है। क्या लगता है तुझे? तुझे शराब पीने से रोक रहे हैं तो तेरा बुरा कर रहे हैं कुछ? माँ तुम तो हमेशा से ही मेरा भला चाहती हो, पर तुम्हारे अलावा भी तो इस घर में लोग हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए तेरे जैसे बेटे को। रात रात भर हम तेरी फिक्र में सोते नहीं हैं और तू हमको ये सिला दे रहा है। दादाजी बहुत हर्ट थे पापा से, पापा ने हमेशा हम सबको हर्ट ही किया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकेश आप सब लोगों से हर्ट हो। अगर आप लोगों का एतराज ना हो तो मैं वो सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ। सर बेडरूम और बाथरूम से सारे कैमरास हटवा दिए और फुटेज भी डिस्ट्रॉय कर दिया, सिर्फ एक कैमरा हॉल में ये। ये भी दादाजी के पीछे पीछे निकला। दो घंटे बाद वापस आ गया।
तूने हमें बताया था कि तेरे दादाजी तेरे पापा को लाने के लिए घर से अकेले निकले थे, लेकिन तूने हमें यह नहीं बताया कि तू भी अपने दादाजी के पीछे पीछे घर से निकला था और 2 घंटे बाद वापस आया। सर दादाजी गए तो मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैं उनके साथ क्यों नहीं गया, इसलिए मैं उनके पीछे गया था। सनी, सनी बेटा, सनी बेटा चल, पापा को लेने जाना है, जल्दी जाना है। सोने दो ना दादाजी। अरे पापा को लेने जाना है बेटे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दादाजी, दादाजी, और मैंने बाइक से उनका पीछा भी किया लेकिन वो मुझे मिले नहीं। फिर मैं चाय वाय पी के घर आके सो गया था सर। चल माना कि तू सच बोल रहा है, लेकिन ये बता कि तेरे पापा ने घर में हिडन कैमरास क्यों लगवाए थे? पापा को मम्मी पे शक था। उन्हें लगता था कि मम्मी का और डॉक्टर अंकल का। ये डॉक्टर अंकल कौन है? मम्मी के फ्रेंड डॉक्टर सचिन फड़के। यानी तेरी मम्मी और डॉक्टर सचिन फड़के का अफेयर चल रहा है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ऐसा पापा को लगता था। उन्हें शक करने की बीमारी थी, पैरानोइया के पेशेंट थे वो। ये किस डॉक्टर ने बोला? सचिन अंकल ने ही बोला था, और रिहैब सेंटर भेजने के लिए उन्होंने ही सजेस्ट किया था। पैरानोया एक मानसिक रोग है जिसमें दिमाग अपनी मनगढ़ंत सोच को वास्तविक सच्चाई मानकर उसी के अनुसार बर्ताव करने लगता है, और ज्यादा नशा करने वाले अक्सर एक स्टेज के बाद पैरानोया का शिकार बन जाते हैं। लोकेश की मानसिक अवस्था भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन क्या लोकेश का शक भी मनगढ़ंत था या उसमें भी कुछ सच्चाई थी? पर यह साफ था कि लोकेश का पूरा परिवार उसकी आदतों से त्रस्त था, और कहते हैं ना कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगी हो। ये सनी को जाने दो, लेकिन इस पर नजर रखो। सर, मैंने फार्म हाउस के ओनर सुकांत दीक्षित की अलीबाई कंफर्म की। हत्या वाली रात वो मुंबई में था, और उसके बैकग्राउंड में भी ऐसा कोई एंगल सामने नहीं आया जिससे पता चले कि उसके पास हरिओम जी और लोकेश को मारने का कोई मोटिव हो। ये सनी की माँ और डॉक्टर सचिन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। दोनों के रिकॉर्ड्स क्रॉस चेक करो, देखो कोई क्लू मिलता है क्या। ऋचा, मैं जानता हूँ तुम बहुत टफ टाइम से गुजर रही हो, बट बी स्ट्रांग। आई एम विथ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब से मैंने ऑफिस में आना बंद कर दिया, तब से लेके अब तक की सारी फाइल्स केबिन में लिखे आओ। ओके मैम। अब मेरी कुर्सी पर बैठेगी तू? सर, डॉक्टर सचिन और ऋचा के कॉल रिकॉर्ड तो ये बताते हैं कि दोनों काफी करीबी हैं। रोजाना उन दोनों के बीच में काफी बातें होती हैं, और सर ये भी पता चला है कि डॉक्टर सचिन और ऋचा दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। डॉक्टर सचिन की बीवी भी थी सर, जिसका देहांत 3 साल पहले हो गया। उसकी बीवी की डेथ के बाद डॉक्टर सचिन और ऋचा एक सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू टच में आए, और पिछले 3 साल से सोशल मीडिया पर ये दोनों एक दूसरे के टच में हैं। मतलब कि लोकेश का शक सही साबित हो सकता है, शायद इन दोनों के बीच में कोई अफेयर हो। और अगर डॉक्टर सचिन और ऋचा के बीच में अफेयर है तो हो सकता है इसका पता लोकेश के साथ साथ उसके फादर हरिओम को भी चल गया हो, जिसकी वजह से इन दोनों ने मिलकर उन दोनों को रास्ते से ही हटा दिया। लेकिन सर, हत्या वाली रात ऋचा घर पे थी, और डॉक्टर सचिन की फोन लोकेशन भी क्राइम सीन से मैच नहीं करती। गौतम, ये मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है। अगर इस मर्डर में डॉक्टर सचिन और ऋचा दोनों शामिल हैं तो क्राइम स्पॉट पर अपना मोबाइल फोन क्यों लेके जाएंगे? ये डॉक्टर सचिन की फोटोग्राफ फार्म हाउस के आसपास दिखाओ, शायद हत्या वाली रात ये वहां देखा गया हो। सर, पता चला कि लोकेश की वाइफ ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। पति को मरे हुए हफ्ता भी नहीं हुआ और पत्नी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ये डॉक्टर सचिन और ऋचा दोनों की ही कुंडली निकालनी होगी। लोकेश जी को गलतफहमी थी, मेरे और डॉक्टर सचिन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋचा जी, आपने हमसे लोकेश की हर बात शेयर की, तो फिर इस गलतफहमी का जिक्र क्यों नहीं किया पहले आपने? किस मुंह से बताती सर आपको कि वो कितना गिरा हुआ इंसान था, दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता था और शक मुझ पे करता था। दूसरी औरत? कौन दूसरी औरत? वो तो मुझे पता नहीं सर,
लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसे लगने लगा था कि उनके लाइफ में कोई है, क्योंकि उनके शर्ट में मैंने लिपस्टिक के निशान दिखे थे और कुछ लंबे बाल भी मिले थे मुझे। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड में तो हमें किसी भी औरत का कुछ पता नहीं चला है और ना ही इसके बारे में हमें किसी ने बताया है। सर हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन गलतफहमी तो उन्हें भी थी ना। क्या बात कर रहे हैं सर? मैं और ऋचा तो सिर्फ दोस्त हैं। 3 साल पहले तक तो तुम्हारी बीवी भी थी, जिसके साथ तुम मुंबई में रहते थे। उसकी मौत के 1 साल बाद तुम नासिक में शिफ्ट हो गए। अब इसे इत्तेफाक कहें या प्यार? सर मैं नासिक का ही हूँ। बीवी के डेथ के बाद अकेला पड़ गया था, इसलिए अपने होम टाउन वापस आ गया। लेकिन सर इसका कोई आप गलत मतलब मत निकालिए। लेकिन लोकेश ने जो तुम दोनों के रिश्ते का मतलब निकाला, कुछ तो सच्चाई होगी। हो सकता है तुम दोनों के रिश्ते के बारे में लोकेश के फादर हरिओम जी को भी पता चल गया हो। सर कुछ है ही नहीं तो क्या पता चलेगा। और जहाँ तक लोकेश का सवाल है, वो तो पैरानोइया का मरीज था ना, उसे तो शक करने की आदत थी। पहले मुझे लगता था ऋचा और डॉक्टर सचिन के रिश्ते को लेके लोकेश को कोई गलतफहमी हुई है, पर जब हरि जी के साथ मेरा बेटा भी, तो यकीन सा हो गया कि ऋचा ही गलत है। मतलब आप मान रही हैं कि लोकेश का शक सही था, ऋचा और डॉक्टर सचिन का सच में अफेयर है? शायद। अच्छा, सनी के बारे में आपकी क्या राय है? सनी तो बस अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाता है। ऋचा ने कभी लोकेश की इज्जत नहीं की और उसी की देखा देखी सनी ने अपने पिता को कभी पिता वाला मान नहीं दिया। माना कि लोकेश शराब पीता था, पर था तो वो उसका पिता ही। उस दिन अपनी माँ के लिए अपने पिता पे हाथ उठाने पे उतारू हो गया। और ऋचा की भी क्या जिद थी कि चाहे कुछ हो जाए मिलेगी उस डॉक्टर से। सुन मेरी बात, आज के बाद ना वो डॉक्टर इस घर में आएगा और ना तू उससे मिलने बाहर जाएगी। और अगर ऐसा किया तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं। आपने आज तक मेरे लिए कुछ अच्छा किया है? तो तू नहीं मानेगी। आप माने? मेरे कहने पे शराब छोड़ी? नहीं ना, इसलिए मैं भी वही करूंगी जो मेरा मन चाहता है। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर कभी कभी हरि जी बोल देते कि जायदाद ट्रस्ट को देके हम अपना बुढ़ापा किसी आश्रम में बिता लेंगे। ये सुन के सनी और ऋचा को बहुत प्रॉब्लम होती है। वाह दादाजी वाह, बुरे आपके बेटे हैं और आप उनसे तंग आकर अपने पोते का भी हक मार दोगे। अरे वो तो मैं गुस्से में बोल गया, लेकिन तू एक बात बता, तूने कभी ये सोचा है कि तुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है? मतलब तू 25 साल का हो गया, कभी तूने मुझे आके ये कहा कि दादाजी मुझे अपना व्यापार सिखाओ? वो ऐसा अब हुआ है, लेकिन वो जब 19 साल का था ना, तो वो ऑफिस आने लगा था। अब कहना क्या चाहते हैं कि पापा मुझसे ज्यादा अच्छे हैं? तू खून इस खानदान का है, लेकिन संस्कार तूने अपनी माँ के पकड़े हैं। आप कहना क्या चाहते पापा जी? मेरे परवरिश और संस्कार में कोई कमी है? अरे समझी नहीं, वो बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सनी को समझाओ जरा, हम व्यापारी लोग हैं। ये जिम और मौज मस्ती पे ध्यान कम दे और जरा काम धंधे की बात सोचे। मेरा मतलब ये है। तो आपको लगता है सनी अपने पापा को ही नहीं, दादाजी को भी मार सकता है? सर, ना ही सनी का इस मर्डर से कोई लेना देना है और ना ही मेरा। आप बेकार ही हम पे शक कर रहे हैं। और हमने तो सुना है आपने दोबारा ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। सर, काम मैं नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? लोकेश जी को तो सनी की परवाह नहीं थी। सनी का फ्यूचर तो मुझे देखना है ना। तो सनी को भी शीशे में उतार रखा है आपने? सर, आप कैसी बातें कर रहे हो? सनी मेरा बेटा है। कहीं उसी बेटे से तो अपने पति और ससुर की हत्या नहीं करवा दिया आपने? सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मुझे तो लगता है लोकेश और पापा जी की हत्या किसी और ने की है। किसने? पक्का तो नहीं पता सर, पर मुझे शक है हमारे ऑफिस के मैनेजर। अपने आप को बचाने के लिए अपने मैनेजर पे आरोप लगा रही हैं आप? सर, ऐसा नहीं है सर। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया आपने ये सब हमें? सर, मैंने अभी अभी ऑफिस जाना स्टार्ट किया। जब मैंने कंपनी के ट्रांजैक्शन चेक करना शुरू किए, तब मुझे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ लगी। तब मुझे शक हुआ हमारे फैमिली डिस्प्यूट का शायद वो फायदा उठा रहा था। हो सकता है उसने कोई बड़ा फ्रॉड किया हो जो लोकेश जी और पापा जी ने पकड़ लिया, इसीलिए दोनों का मर्डर किया उसने। वो मैडम को छोड़ दो और उस मैनेजर की कुंडली निकालो। सर, ये लोकेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या गला घोंट के की गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का जो टाइम आया है उसके हिसाब से लोकेश की हत्या हरिओम जी की हत्या से 3 घंटे पहले हो चुकी थी। लेकिन हरिओम जी को तो लोकेश के फोन से कॉल आया था, यानी लोकेश के फोन से किसी और ने फोन करके हरिओम जी को वहां बुलाया था। लेकिन सर, हरिओम जी की हत्या फार्म हाउस में नहीं हुई, क्योंकि फार्म हाउस में जो हमें ब्लड के ट्रेसेस मिले थे वो हरिओम जी के ब्लड से मैच नहीं करते। लेकिन हाँ, उस ब्लड से जरूर मैच करते हैं जो हरिओम जी की कार के दरवाजे और स्टीयरिंग पे मिले थे। लोकेश की हत्या गला घोट कर की गई और हरिओम जी की हत्या उस फार्म हाउस में नहीं हुई।
तो फार्म हाउस में मिले खून के धब्बे और कार के दरवाजे और स्टीयरिंग पे मिले खून के धब्बे किसके हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये धब्बे उसके हों जिसने ये मर्डर किए हैं? हेलो। सॉरी ऋचा, तुमने मना किया था फ़ोन करने, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया। कोई बात नहीं सचिन, हम जानते हैं हमारा रिश्ता क्या है। हम भले कभी बात करें या ना करें, लेकिन सच बात तो यही है कि कोई हमारे रिश्ते को समझ ही नहीं पाया। हाँ गौतम बोलो। उठा के लाओ उसे। साहब आप लोग मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि तूने अपने सेठ को चूना लगाया। जिन फर्जी कंपनियों के नाम पे हरिओम जी की कंपनी से पैसा ट्रांसफर हुआ था, उन कंपनियों के फर्जी अकाउंट जिस बैंक में खुले थे उसमें तेरी भी मिली भगत थी। वो साहब आपको कुछ गलतफहमी हो रही, मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। सर यही नहीं, लोकेश और हरिओम जी का मर्डर भी तूने ही करवाया था ना, क्योंकि वो लोग तेरे सारे राज जान चुके थे। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मरवाया। मैं मानता हूं सर कि मैंने ही वो फर्जी कंपनियों के अकाउंट खुलवाए थे, लेकिन सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सब कुछ लोकेश जी का प्लान था। उन्होंने इसके बदले में मुझे कुछ पैसे भी दिए थे सर। लोकेश जी सारा पैसा निकाल कर अकाउंट क्लोज कर दिया, लेकिन हरिओम जी को पता चल गया तो? चलने दे, क्या फर्क पड़ता है, 2 थप्पड़ मार लेंगे और क्या। बेटा उनका जेल थोड़ी भेजेंगे, तू मत बता देना। हरिओम जी ने लोकेश जी को कंपनी से निकाल दिया था सर, लेकिन लोकेश जी तब भी मुझे कंपनी में गबन करने के प्लान बताते रहते थे सर। लोकेश जी की वाइफ बहुत चौकन्नी है सर, वो शुरू से ही बिजनेस अपने हाथ में लेना चाहती थी। लेकिन गबन तो तूने किया ही था ना? हाँ सर, मैंने गबन किया मानता हूँ, लेकिन सर सच में मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। गौतम इसे तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं बोल रहा हूँ सच बोल। अब तक जैसा चल रहा था वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कंपनी अब मेरी है, मेरे साथ वही काम करेगा जो मेरे मुताबिक चलेगा। सर, हरिओम जी के मैनेजर को बहुत तोड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं उगला। सर मुझे लग रहा है ये सच बोल रहा है। सर, मॉल रोड पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज हुई है। मुझे लगता है इसका कनेक्शन हत्या वाली रात से है। कैसा कनेक्शन? सर, माल रोड के शमशान घाट पे लगभग 3:30 बजे एक औरत का अंतिम संस्कार हुआ था। शमशान वाले ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज की। सर, लोकेश की बीवी को शक था कि लोकेश का किसी औरत के साथ संबंध है। दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं इस औरत का जिसका भी अंतिम संस्कार हुआ उसका लोकेश से या इस केस से कोई कनेक्शन है? वह तो मुझे लगता है हमें शमशान घाट जाकर एक बार तो चांस लेना ही चाहिए, शायद कोई लीड मिले। उस रात जिस औरत का अंतिम संस्कार किया था तुमने, कौन आया था उसके साथ? एक आदमी था साहब, औरत के सर पे घाव था साहब। उसका पति बोला कि वो उसके घर भोपाल जा रहा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब तुमने उस औरत का अंतिम संस्कार किया, क्या टाइम रहा होगा उस वक्त? रात के करीब 3:30 बजे रहे होंगे साहब। ठीक है सर, ये बता रहा है कि अंतिम संस्कार उस रात 3:30 बजे के आसपास हुआ और अंतिम संस्कार से 1 घंटे पहले हरिओम और 4 घंटे पहले लोकेश का मर्डर भी उसी रात हुआ था। और सर एक और बात गौर करने वाली है, जैसे कि बता रहा है कि उस औरत के माथे पर जख्म के निशान भी थे। गौतम, पता ये करना होगा कि फार्म हाउस और हरिओम की गाड़ी से जो हमें खून के धब्बे मिले थे, वो खून के धब्बे किसके थे? ये माल रोड शमशान भूमि से ऊंटवाड़ी करीब 5 किलोमीटर दूर है। उधर ऋचा ने भी शक जताया था कि लोकेश का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा था। तीनों मौतें एक रात में हुई हैं। इन अस्थियों का डीएनए टेस्ट करवाओ। इसकी रिपोर्ट आते ही यह साफ हो जाएगा कि वो खून के धब्बे किसके थे, कहीं इस औरत के तो नहीं थे। सर, हरिओम जी की कार के दरवाजे और स्टीयरिंग और फार्म हाउस पे जो ब्लड के ट्रेसेस मिले थे वो उस औरत के डीएनए से मैच करते हैं जिसका अंतिम संस्कार हुआ। यानी कि उस रात 2 नहीं 3 मर्डर हुए थे और मर्डर करने वाला कोई और नहीं, वही आदमी है जिसने उस औरत का अंतिम संस्कार किया। ध्यान से देखो इन तस्वीरों को। क्या इनमें से कोई वो आदमी है जो उस रात बच्ची के साथ उस औरत का अंतिम संस्कार करने के लिए आया था? इनमें से सर यही था वो।
पुलिस जब हिमांशु को अरेस्ट करने उसके घर पहुंची तो पाया कि उसका घर बंद था और उसका फोन भी। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। पुलिस हर तरह से हिमांशु की तलाश में जुट गई और 3 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस हिमांशु तक पहुंचने में कामयाब हो गई। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सब मुझे छोड़ दो साहब, सब मुझे छोड़ दो साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बता। मैं लोकेश के घर पे मुझे कलर पेंट करने का काम मिला था और मुझे पता चला कि लोकेश एक पियक्कड़ था और मुझे भी पीने का शौक है साहब। और फार्म हाउस पे जितने भी ब्लड के और फिंगरप्रिंट्स के निशान थे वो सारे मिटा दिए। फिर गीता की लाश को गाड़ी में डालकर वहाँ से चला गया साहब। तो फिर लोकेश के बाप को क्यों मारा तूने? क्योंकि उस रात लोकेश ने उनको फ़ोन पर बता दिया था कि वो मेरे साथ में। मुझे लगा कि लोकेश के मर्डर का पूरा शक मुझ पर जाता था। फिर मैंने तुरंत लोकेश के फ़ोन से उनको फ़ोन लगाया। मुझे लगा कि पुलिस का पूरा शक लोकेश पे जाएगा क्योंकि खून दारू की बोतल से हुआ है। पुलिस पियक्कड़ लोकेश को ढूंढती रह जाएगी और मैं बच जाऊंगा। लेकिन तू बचा नहीं। माँ, लोकेश के परिवार ने लोकेश की शराब छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन लोकेश पर नशा इतना हावी हो चुका था कि वो ऐसी गलतियां करता चला गया जो खुद उसकी ही कब्र खोद रही थी। और जब इंसानियत से गिरा तो हवस में इतना अंधा हो गया कि उसने ना सिर्फ एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया बल्कि उस बच्चे के सर से मां का साया भी छीन लिया। जो कुछ भी हुआ उसमें लोकेश भले ही दोषी था, लेकिन हिमांशु भी उतना ही बड़ा कसूरवार था। गीता की मजबूरी को लालच का रंग देकर उसने ना सिर्फ बिंदिया की जिंदगी को खतरे में डाला बल्कि गीता की हत्या भी उसी लालच का परिणाम थी। दिल्ली आरकेपुरम सेक्टर 12 में आशियाना बिल्डिंग के बाहर मुन्ना बरसों से अपना छोले भटूरे का ठेला लगा रहा था। कहते हैं गरीब आदमी का दिल बड़ा होता है और मुन्ना को देखकर यह कहावत सच नजर आती थी। खुद गरीब होने के बावजूद वो गरीब बच्चों को और बुजुर्गों को मुफ्त खाना खिलाता था। मुन्ना अपनी बीवी रागिनी को भी अब दिल्ली ले आया था। अरे वाह मुन्ना, आज फिर माल साफ। हाँ बस भगवान की दुआ है। भगवान की तो दुआ है ही, पर ये भौजाई के कर्म से है। तू जब से तुम्हारे साथ गांव से आई है, जब से तुम्हारी चांदी हो गई है। हाँ ये बात तो है। एक काम करो ना, 402 पे फोन लगा दो जरा। 402? अरे शुक्ला जी के वहाँ काम करती है ना रागिनी, उसको बोलो हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए, है ना। अरे मुन्ना, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ साहब। और दुकानदारी कैसे चल रही है? बस सब बढ़िया। अच्छा सुन, 2 दिन के बाद मेरे घर में एक छोटी सी पार्टी है। सभी ने एक फरमाइश की है, मुन्ना की चाट जरूर होनी चाहिए। जी ध्यान रखना। जी सेक्रेटरी साहब। मुन्ना, मैडम बोली रागिनी भौजाई कब की घर चली गई? चली गई? बिना बताए चली गई? ऐसा तो कभी करती नहीं। मैं मैडम को एक बार पूछ के आता हूँ ना। मुन्ना तुम यहाँ क्या हुआ? जी वो रागिनी के बारे में पूछने आया था। लेकिन अभी वॉचमैन का फोन आया था तो मैंने उसे कहा कि वो तुम्हारे पास गई है। लेकिन वो तो मेरे पास ठेले पर नहीं आई। आई नहीं? लेकिन मुझे तो कह के गई कि वो तुम्हारे पास जा रही है। क्या? साहब आपने कहा था कि आपका घर पास है, पर 1 घंटा बीत गया है साहब। हम कहाँ जा रहे हैं? टेंशन मत लो, घर ही जा रहे हैं। कौन था यह आदमी जिसकी गाड़ी में रागिनी इस वक्त थी और बिना मुन्ना को बताए रागिनी का किसी अनजान आदमी के साथ जाने का कारण क्या था? क्या रागिनी इस वक्त खतरे में थी? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा था? क्या रागिनी के साथ कोई अनहोनी होने वाली थी? मुन्ना घबराओ मत, अंदर आ जाओ और एक बार उसे फोन लगा के देखो, शायद वो घर चली गई होगी। देखो।
अरे ये फोन भी बंद पड़ गया है। टेंशन मत लो, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ। जी। राधिका, राधिका मेरा फोन लाना। मम्मा दे दो। क्या हुआ? उसका फोन नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। बंद आ रहा है? एक काम करो, घर जाके देखो, हो सकता है वो घर चली गई हो और तुम्हारा वेट कर रही हो। लेकिन वो अकेली कैसे घर जाएगी? अभी 2 घंटा पहले तो हमारी बात हुई है कि हम दोनों साथ में घर जाएंगे। अगर उसको कुछ हो गया ना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे अंकल, पहले आप अपना फोन चार्ज कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको वहां से फोन करे आपका फोन ही ना लगे। हाँ सही कह रहे हो, मैं अभी जाके फोन चार्ज करता हूँ। जी नमस्ते। हैं मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। एक बार ये कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिए। ओके? हाँ मालती बोलो। ठीक है, मैं अभी आता। ये है हमारा घर, बैठो और हमारी बात सुनो। सदा आप ही की तो बात सुनते आए हम। अरे शादी के बाद कभी आप हमें अपने साथ रखे हैं क्या? लेकिन हम कभी कुछ कहे कि काहे नहीं रखे, काहे नहीं लाए शहर में हमको अपने साथ। अरे वही तो हम बोल रहे थे, तुम बीच में ही बोल पड़ी। अब देखो, छुटपन में ही हमारी शादी तुमसे कर दी गई। तब हमें समझ नहीं थी, लेकिन अब तो समझ है ना। हमने तुमको बताया था ना, यहाँ शहर में औरतों का कोई इज्जत ही नहीं करता है। दिन दहाड़े चोरी चकारी हो जाती है, डकैती हो जाती है। डकैती की चिंता तुम काहे करते हो? अरे इस घर में ऐसा है ही क्या कि चोरी डकैती हो जाएगी? फालतू में टेंशन लेते रहते हो। मुन्ना, भौजी का कुछ पता चला? अरे नहीं पता चला, हम शुक्ला जी के घर गए थे, वहां पे भी नहीं है। अरे क्या हुआ मुन्ना, कैसे परेशान है? अरे रागिनी मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। रागिनी भौजी मिल नहीं रही है? क्या बात कर रहा? अरे अभी कुछ देर पहले तो देखा इधर जाते हुए। क्या बात कर रहे हो? अरे तूने कब देख लिया? अरे तू खाना खाना गया था, मैं यहीं पे तो था, तभी तो देखा जाते हुए इधर। अच्छा मुन्ना, तुम्हारा घर इस तरफ है ना, तो घर ही पे गई होंगी। पता नहीं, कुछ बता के भी नहीं गई। मैं देखता हूँ घर। जा 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 देख। चले। अरे हमें आतिश ने कैद कर लिया है, खोलो। तेरे भाई ने पूरी सेटिंग कर दी है, चल जल्दी आ जा। एक बात तो साफ हो चुकी थी कि रागिनी को किसी साजिश के तहत अगवा किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ ये साजिश किसने और क्यों की थी, ये कहना अभी मुश्किल था। आखिर एक साधारण सी गरीब दूसरों के घर में काम करने वाली महिला को साजिश करके कोई क्यों अगवा करेगा? रागिनी को कहां रखा गया था? ये लोग उससे क्या चाहते थे? इन सारे सवालों के बीच संदेह की एक और बात यह थी कि बीच दोपहर में मुन्ना के फोन की बैटरी का खत्म हो जाना, क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर यह भी किसी साजिश का हिस्सा था? अरे राकेश, रागिनी को देखे हो कहीं? नहीं। अरे चाची, रागिनी को देखा है क्या? नहीं तो। चाची, रागिनी दिखी क्या? कहीं घर आई थी? सुबह तेरे साथ गई थी, फिर कहाँ लौट कर आई है। अच्छा, कोई घर पे आया था क्या? ऐसे तो कोई नहीं आया था, लेकिन एक लड़का यहाँ टहलता हुआ दिखाई दिया था। कौन? जिससे उस दिन तेरा झगड़ा हुआ था। अच्छा, वो शशिकांत। हाँ वही। इसका मतलब शशिकांत और रागिनी शशिकांत की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। रागिनी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये शशिकांत जरूर कुछ हरकत कर सकता है। हमें बंदी बनाने के लिए लाए थे क्या यहाँ भी आकर के? अरे रोज रोज ताला लगा के चले जाते हैं। आपको मालूम नहीं कि हमें कितनी घबराहट होती है? अरे हम तुमको कितनी बार समझाए, शहर में हालात ठीक नहीं है। हमको पता है आपके इस ज्ञान के बारे में कि हम आपकी जिम्मेदारियां और जाने क्या क्या। अरे इस घर में ऐसा है ही क्या जो चोरी डकैती हो जाएगी? आप फालतू में ही टेंशन लिया करते हैं। तुमको पता है इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अनमोल चीज क्या है? तुम। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि तुम्हें अगर किसी ने छीन लिया मुझसे तो जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन अभी तो आपने कहा कि इस शहर में सब कोई खराब है, लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता कि सब खराब है। अरे तो मेरी गारंटी है,
दुनिया की गारंटी थोड़ी है, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या जवाब देंगे हम तुम्हारे परिवार वालों को? कालिक ना पूछ जाएगी हमारे चेहरे पे। अरे आपको ऐसा क्यों लगता रहता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा? आप फालतू में टेंशन लेते रहते हैं। इंदर, तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, क्यों, क्या हुआ? आज तुमने कहीं रागिनी को देखा है क्या? नहीं भाभी, वैसे जब से उसने मेरे यहाँ का काम छोड़ा तभी से मैंने उसे देखा नहीं। बता, हमारी बीवी रागिनी कहाँ है? नहीं तो तेरी जान ले लेंगे हम। बहुत दिनों से नजर थी ना तेरी। और आ गए हो का? बीवी तुम रही और हमसे पूछ रहे हो कहाँ है? ज्यादा शेख ही बगा रहे हो। अरे रागिनी का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला और मुन्ना का फोन भी नहीं आया। हेलो जी, पुलिस स्टेशन? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ क्या? अरे मुन्ना को पुलिस उठाकर लेकर गई है और वहां पर पहचान में उसने मेरा नाम लिया है। मुझे जाना होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। तेरे बाप का राज चलता है शहर में कि जहां तेरा जी करेगा सड़क पे किसी से भी मारपीट करेगा। साहब, आपको पता नहीं है, बहुत बदमाश आदमी है ये। इसी ने गायब किया है सर हमारी बीवी को। अच्छा, ये बदमाश आदमी और तू शरीफ आदमी। तो शरीफ आदमी, अब ये बता कि तुझे कैसे लगता है कि इसी ने तेरी बीवी को गायब किया है? क्योंकि गंदी नीयत है इस आदमी की। कभी भी याद धमकता था घर पे, इसी कारण घर बदल दिया मैंने साहब। और जब भी मैं काम के लिए बाहर निकल जाता था, मैं उसे ताला लगाकर घर पे बंद करके जाता था। एक दिन काम से घर आकर वापस देखता हूं, शशिकांत चल साले, तेरे चक्कर में हमने घर बदल दिया और तू यहाँ पे भी आधमका है। हमारा तो बाद में पूछ लेना, पहले ही बताओ कि सबको झूठ काहे बोले कि भौजी गाँव गई हुई है और ये भौजी को कैदी बना के काहे रखे हुए हो? वो हमारी लुगाई है, हम जो चाहे उसके साथ करेंगे। तुम अपना रास्ता नापो, नहीं तो ना टांग तोड़ के रख देंगे हम। बेटा मारेंगे तो अब हम तुमको, और ऐसा चोट जो दिखेगा नहीं लेकिन दुखेगा बहुत। जा यहाँ। तो तू अपनी बीवी को ताले में बंद करके जाता था? बीवी कहाँ साहब, कैदी थी इसकी। ऐसा कोई जुल्म करता है भला आप ही बताओ। तुझे बड़ी हमदर्दी है इसकी बीवी के साथ? भौजाई है वो हमारी, देवर है हम उनके हर सुख दुख में साथ देना हमारा फर्ज है। कहीं इसी फर्ज को निभाने के चक्कर में तूने इसकी बीवी को किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं साहब, इस पगलेट की वजह से उस दिन के बाद तो शक्ल भी नहीं देखे उनका। सच बता रहे साहब, हम गायब नहीं किए हैं। अगर तूने किडनैप नहीं किया तो हो सकता है किसी और से करवाया हो। खैर, जो भी है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। चल जा। जी दिलावर सर, रागिनी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करो। ठीक है सर। चल मुन्ना, यहाँ साइन करो नीचे। रागिनी की फोटो दो। साहब, फोटो तो है लेकिन इस मोबाइल पे है और ये मोबाइल बंद पड़ा हुआ है साहब। एक काम करो, जब तुम्हारा फोन ऑन हो जाए मेरे इस नंबर पे उसकी फोटो भेज देना। और हाँ, यहीं बैठ के इंतजार करो। जी सर। दिलावर सर, रागिनी के साथ साथ इस शशिकांत के भी कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन पता करो। दोनों के फोन ट्रेस करो, क्योंकि अगर मुन्ना का शक सही है तो हो सकता है कि इससे कुछ हाथ लगे। ठीक है सर। भाई साहब बोलिए। मेरा नाम विनोद शुक्ला है। बड़े साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। आइए। सर, ये मुन्ना बहुत अच्छा और मेहनती इंसान है सर। आज दोपहर से ही इसकी बीवी गायब है। सर, ये बेवजह किसी से मारपीट कर ही नहीं सकता। लास्ट टाइम जब उसकी मारपीट हुई थी तो उसकी वजह थी सर, जब मेरी बेटी राधिका सुबह सुबह जॉगिंग से वापस आ रही थी। क्या हो रहा? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना क्या हुआ? कौन था वो? मैंने बचाया था, उन्हें मारा। तू ठीक तो है ना? हाँ साहब, मैं ठीक हूँ। अरे छोड़, डरपोक कहीं के ये राधिका बेटिया को छेड़ रहे थे और मुझे मार रहे थे। तू वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। इसकी मदद करने के बजाय तमाशा देख रहा था। बड़ा सिक्योरिटी गार्ड बना घूम रहा है। आगे से ध्यान रखना इस चीज का। चल निकल यहाँ से। सर, और उसी दिन से ये वॉचमैन संजय मुन्ना से नाराज रहने लगा और रागिनी जब भी बिल्डिंग में आती तो ये वॉचमैन संजय उसका पीछा करता। और सर, जब इस बात की कंप्लेंट रागिनी ने मुझसे की तो मैंने उसे बहुत डांटा और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने मुन्ना की कंप्लेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कर दी कि वो इलीगल तरीके से बिल्डिंग के बाहर ठेला लगाता है। साहब, म्युनिसिपैलिटी वाले मेरा ठेला उठा के ले जा रहे हैं साहब। कुछ कीजिए साहब, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बस साहब, ये देखिए साहब।
अरे साहब रहने दो ना, बेचारा इसके सहारे 2 रोटी कमा लेता है। आप इसका ठेला ले जाएंगे तो भूखा मर जाएगा। और साहब वैसे भी इसके यहाँ रहने से हमारी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं थी तो ये कंप्लेंट क्यों की? सर कोई कंप्लेंट नहीं की सर, आप ही की सोसाइटी के वॉचमैन संजय ने कंप्लेंट की है। ठेला इलीगल लगा हुआ है। और सर उस वाकये के बाद सर हमने वॉचमैन संजय को नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं मिस्टर शुक्ला। जी थैंक यू। दिलावर सर, हो सकता है रागिनी के गायब होने में शशिकांत ही नहीं, इस वॉचमैन संजय का भी हाथ हो। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रागिनी अपनी मर्जी से ही इन दोनों में से किसी एक के साथ चली गई हो सकता है। मुन्ना कहाँ है? देख मुन्ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं तेरे साथ में, और अब तो पुलिस भी है। ये लोग जल्दी ही रागिनी को ढूंढ लेंगे, ठीक है? अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो फोन कर लेना, ओके? चल। मुन्ना। जी साहब। शशिकांत और वॉचमैन संजय के अलावा कोई और भी है जो तुम्हारी बीवी रागिनी को किडनैप कर सकता है? मतलब तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा? सब जिन लड़कों से हमने शुक्ला जी की बेटी राधिका को बचाया था ना, वो लोग भी ऐसा कर सकते हैं। रागिनी अपना काम खत्म करके हमारे पास ठेले पर आ जाती थी। अब 3 दिन पहले की बात है साहब। कहाँ रहते हैं? तब तक हम आशियाना बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, शायद वहां से कुछ हाथ लगे। ठीक है सर। सर ये देखिए, ये जो पीछे से जा रही है ना, ये रागिनी जा रही है। सर लेकिन ये तो चेहरा छुपा के जा रही है। और सर ये देखिए, ये हमारा पुराना वॉचमैन संजय, ये रागिनी के पीछे जा रहा है सर। सर इसको हम लोगों ने काम से निकाल दिया था। सर रागिनी मुंह छिपाते हुए बिल्डिंग से बाहर क्यों गई? और उसके पीछे वॉचमैन संजय भी था। सर कहीं इन दोनों की कोई मिलीभगत तो नहीं है? दिलावर, हो सकता है कि रागिनी मुन्ना से छुपकर कहीं काम करती हो या उसकी कैद से भागना चाहती हो, और उस दिन वो उसी के लिए निकली थी। लेकिन वॉचमैन संजय रागिनी पर नजर रखता था और उसने रास्ते में से ही रागिनी को उठा लिया। इस वॉचमैन संजय को उठा के लाओ, अब शायद वो ही बताएगा कि रागिनी कहाँ है। ठीक है सर। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक एक नहीं कई संभावनाएं थी, और उन संभावनाओं के सबसे नजदीक था संजय, क्योंकि वो ठीक उसी समय रागिनी के पीछे गया था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी, जिसमें सिर्फ इतना साफ था कि वो अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी थी। मुन्ना रागिनी को ताले में बंद रखता था, और उसने रागिनी को काम भी अपने विश्वास पात्र शुक्ला जी के यहाँ दिलवाया था, ताकि किसी न किसी तरीके से वो उसकी निगरानी में रहे। मुन्ना के ऐसा करने का कारण उसके अंदर शहर को लेकर असुरक्षा की भावना थी, या फिर उसकी संकुचित सोच, ये कह पाना मुश्किल था। पुलिस को यह भी शक था कि कहीं रागिनी अपने ऊपर लगी बंदिशों से परेशान होकर अपनी मर्जी से तो कहीं नहीं चली गई। मुन्ना की वजह से तेरी सोसाइटी में बेइज्जती हुई, तेरी नौकरी गई, तूने उसकी दुकान उठवाने की कोशिश भी की। जब तू उसमें कामयाब नहीं हुआ तो तूने उसकी बीवी को उठा लिया। बोल, कहाँ है रागिनी? साहब ये बात सच है कि उसकी वजह से हमारी बहुत बेइज्जती हुई और नौकरी भी गई, पर साहब हम ये उठाने वाला काम नहीं कर सकते। साहब रागिनी को तो कितने दिन से हमने देखा भी नहीं है। अच्छा, तो उस दिन उसका पीछा क्यों कर रहा था तू? साहब हम किसी का पीछा नहीं कर रहे थे, हम वहीं पास में रहते हैं, तो आने जाने का रास्ता वही है। सर हमको क्या पता कि रागिनी हमारे आगे चल रही है। सर उस दिन हमारे चाचा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, हम उन्हीं को देखने गए थे सिटी अस्पताल में। साहब आप चाहें तो पता कर सकते हैं। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने किसी को नहीं उठाया। ठीक है, तू जा सकता है, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन से, शहर से नहीं। जाओ। जी साहब। सर आपको लगता है कि रागिनी को इसी ने किडनैप किया होगा? कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि उस दिन रागिनी मुन्ना से अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से निकली थी और ये उसके पीछे गया था। हो सकता है कि रागिनी अपनी मर्जी से इसके साथ गई हो, या ये भी हो सकता है कि रागिनी इसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ गई हो और इसने बीच में से ही उसे उठा लिया हो। लेकिन सर जिस तरह से वो अपनी चाचा वाली बात बता रहा था, उसे ऐसा नहीं लगता कि इसने उठाया होगा। हॉस्पिटल ये किडनैपिंग करने के बाद भी जा सकता है, हमें गुमराह करने के लिए। पता करो कि कितने बजे हॉस्पिटल गया था और कितने बजे वहां से निकला। ओके सर। और हाँ, उन 3 लड़कों की कोई इन्फॉर्मेशन? सर अभी तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हमारे कांस्टेबल्स उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जिन जिन लड़कों का मुन्ना के साथ झगड़ा हुआ था, वो 3 लड़के कौन है, कहाँ रहते हैं, जानते हो? नहीं साहब, एक को जानता हूँ, आगे वाली गली में उसका मकान है। सर हॉस्पिटल से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जिस वक्त रागिनी किडनैप हुई उस वक्त ये वॉचमैन संजय हॉस्पिटल में ही था। हो सकता है ये काम उसने किसी और से करवाया और हमें दिखाने के लिए हॉस्पिटल में जाके बैठ गया। सर उन 3 लड़कों में से एक लड़का जो रवि है, उसका एड्रेस मिल गया है। जी रवि को बुलाइए। रवि तो घर पे नहीं है और कुछ बताकर भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। पर बात क्या है सर? उसको फोन कीजिए और उससे स्पीकर पे बात कीजिए। लेकिन सर। प्लीज बात कीजिए उससे। हाँ बेटा, तुम कहाँ हो?
कुछ बताकर भी नहीं गए। अरे मम्मी, मैं दोस्त की शादी में आया हूँ। ओ सॉरी, बताना भूल गया था। पूछिए इससे कहाँ है। कहाँ पे शादी है और किसके साथ गए हो? अरे माँ, मैं वो आरजी बैंकेट हॉल में था। वो मदन, द्वारका, हम सब लोग साथ में ही हैं। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। फोन कट कीजिए। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मी। राम, इनसे रवि का नंबर लो और उस एरिया के पुलिस स्टेशन को अलर्ट करो और बोलो कि पता करें कि आरजी बैंकेट हॉल में शादी है भी या नहीं। ओके सर। 9769। ये रवि की तस्वीर है? जी सर। फोटो क्लिक करो। सर। फोन दीजिए अपना। इस फोन को अपने पास तब तक रखो जब तक रवि हमारे हाथ नहीं लग जाता। ओके सर। साहब, इतनी छानबीन क्यों कर रहे हैं? मेरे बेटे ने क्या किया है? रवि ने जो शादी वाली बात बताई थी वो झूठ है। हमने बैंकेट हॉल में चेक किया तो पता चला आज वहाँ पर कोई शादी नहीं है। और सर, अब इन तीनों लड़कों का फोन भी बंद आ रहा है। बहुत तेज लगते हैं, सिर्फ हमसे ही नहीं, अपनी माँ से भी झूठ बोला इन लोगों ने। क्या पकड़ा इन तीनों के बीच में? दिलावर सर, इन तीनों का फोन ट्रैक पे डाल दो और पता करो कि जब इनका फोन स्विच ऑफ हुआ तो इनकी लास्ट लोकेशन क्या थी। हो सकता है रागनी हमें वहीं मिले। ठीक है सर। ये लो खाना खाओ। अरे भाई, गुस्सा हम पे है ना, खाने पे काहे गुस्सा निकाल रही हो? तुमको क्या लगता है हमें तुम्हारी चिंता नहीं है? तुम दिन भर यहाँ घुटती रहती हो, हमें दिखाई नहीं देता है? इसीलिए हमने कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में। पूछोगी नहीं क्या? अरे हम जिस बिल्डिंग के नीचे काम करते हैं ना, अपना ठेला लगाते हैं, उस बिल्डिंग में शुक्ला जी करके है, बहुत अच्छे इंसान है। वो हमको बहुत मानते भी हैं। उनकी पत्नी है ना, दिन भर घर में अकेली रहती है, तो तुम उनके साथ दिन भर वहीं रह लेना, शाम को हमारे साथ घर आ जाना है? और अगर तुम्हें लगे तो वहां काम भी कर लेना, और इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। और पता है, इससे ना तुम हमारे पास में भी रहोगी, यहाँ भी और वहां भी। अब तो खुश ना? बहुत खुश। अब ये मत कहना कि हमें तुम्हारी चिंता नहीं है। चल पगली, बहुत बदमाश हो है। रागिनी की जान खतरे में थी। वो अपनी अस्मिता और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी, और दूसरी तरफ पुलिस जी जान से पूरी रात तहकीकात में जुटी रही। इन सारी भावनाओं और जज्बातों के बीच ये अब भी साफ नहीं था कि रागिनी को अगवा करने के पीछे का मकसद क्या था, या फिर वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जाना चाहती थी पर गलती से किसी और के चंगुल में फंस गई थी। और वो आदमी कौन था जो उसे कैद किए हुए था? उसने फोन करके किससे बुलाया था? ये किडनैपिंग एक पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी। सर, रागिनी और शशिकांत के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक रागिनी ने कभी शशिकांत को कॉल नहीं किया, लेकिन शशिकांत ने रागिनी को कई बार कॉल किया, लेकिन कोई भी कॉल 5 से 10 सेकंड से ऊपर की नहीं है सर। इसका मतलब है कि शशिकांत रागिनी के पीछे पड़ा हुआ था और रागिनी उसे इग्नोर कर रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कोड वर्ड्स में बातें करते हैं, क्योंकि मुन्ना ने एक बार दोनों को खिड़की से बात करते हुए देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलकर कोई खेल खेल रहे हैं? दिलावर, इस शशिकांत पर नजर रखो। अगर ऐसा कुछ भी है या उसने रागिनी को किडनैप किया है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। लेकिन सर, फोन स्विच ऑफ होने से पहले रागिनी के फोन पर मुन्ना का और उसके बाद आखिर में किसी कामिनी के नंबर से फोन आया था। कुमार, पता करो कि रागिनी और कामिनी में क्या संबंध है। ओके सर। सर, रवि और रागिनी के मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। सर, रवि के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन हाईवे से 100 मीटर अंदर किसी होटल वेलकम एवेन्यू की, और रागिनी के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन हाईवे के आसपास की है। दिलावर सर, तुम होटल वेलकम एवेन्यू जाओ और मैं हाईवे के उस हिस्से में सर्च करता हूँ जहाँ रागिनी का फोन स्विच ऑफ हुआ था। हो सकता है दोनों में से किसी लोकेशन में हमें रागिनी मिल जाए। रागिनी के फोन की लोकेशन यहीं की बता रहा था ना? हाँ सर। पूरा एरिया अच्छे से सर्च करो, फोन यहीं कहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी। जी सर। इस होटल में कोई रवि नाम का लड़का रुका है क्या अपने 2 दोस्तों के साथ? सर, सबके नाम तो याद नहीं है, पर आप एक बार रजिस्टर में एंट्री चेक कर लीजिए। दिखाइए। इन 3 लड़कों के साथ साथ एक जूही नाम की लड़की की भी एंट्री है। हो सकता है ये जूही रागिनी हो। सर, ये डैमेज फोन मिले। अगर रागिनी का फोन हमें इस एरिया में मिला है तो हो सकता है कि रागिनी भी इसी एरिया में हो, या फिर इस रास्ते से उसे कहीं ले जाया गया हो और उसका फोन यहाँ। कुमार,
वो सीसीटीवी कैमरा का फुटेज मंगवाओ, हो सकता है ये हमें रागिनी तक ले जाए। यस सर। दरवाजा तोड़ेगा क्या? पुलिस, नीचे पुलिस आई। क्या बात कर रहे हैं? भागने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। अरे लेकिन नीचे तो पुलिस है ना। यार हम लोग ऊपर टेरेस पे चलते हैं, वहां पुलिस थोड़ी ना चेक करेगी। चलो चलो। राम, हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये नीचे नहीं गए होंगे, ऊपर की तरफ गए होंगे। आज इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। ये तो बंद है, अब क्या करें? हम बताते हैं क्या करना है। पकड़ो से बहुत सारा। हमने नहीं किया सर, अपने कुछ नहीं। दुपट्टा तो इसका। सर हम सब छोले भटूरे वाले की बीवी को क्यों उठाएंगे सर? सर वो तो कनाट प्लेस से हम जूही को भगा कर लाएं ताकि दोनों की शादी हो सके। सर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर घर वाले मानने को तैयार ही नहीं। अगर इनकी शादी नहीं हुई तो दोनों जहर खा लेंगे। तुम अपनी मर्जी से इससे शादी करना चाहती हो? हाँ सर। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर ये जो कामिनी है वो आशियाना बिल्डिंग के घरों में ही काम करती है और उसी आशियाना बिल्डिंग के बाजू में जो बस्ती है वही रहती है। साहब रागिनी मेरी बहुत अच्छी सहेली है। रागिनी के गायब होने से पहले उसके फोन पर आखिरी कॉल तुम्हारा आया था, क्या बात हुई? साहब वो हम लोग फिल्म देखने जाने वाले थे, तो बस टाइम पे पहुंचने के लिए मैंने फ़ोन किया था। उसने कहा था कि वो टाइम पे आ जाएगी, लेकिन साहब मैंने बहुत देर इंतज़ार किया, वो आई नहीं। फिर मैं घर वापस आ गई। कितने बजे का शो देखने वाले थे? 2 बजे का। 2 बजे के शो के लिए तुमने उसे 1:30 बजे कॉल किया और जब वो नहीं आई तो एक बार भी कॉल नहीं किया? नहीं साहब, वो मुझे लगा तुम्हें लगा नहीं, तुम्हें पता था कि वो नहीं आएगी, इसीलिए कॉल नहीं किया। साहब वो मुझे लगा कि वो कोई काम में फंस गई होगी। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, इस पे नजर रखो, ये कंफर्म झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ छुपा रही है। ओके सर। हेलो सर। ठीक है सर। सर सीसीटीवी फुटेज आ गया। दिलावर, यही गाड़ी है, देखो किसी ने हाथ से कुछ फेंका है। रिवाइंड करो, जूम करो, ये नंबर नोट करो और आरटीओ से पता करो कि ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। ये भी आप लोगों की सोसाइटी में ही काम करती है। कुछ बता सकते हैं किस तरह की औरत है वो? जी हम उसके बारे में क्या जानेंगे, घरों में काम करती थी बस। सर एक बात है जो अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है, क्योंकि रागिनी ने मुझे बताने से मना किया था। रागिनी ने? बताइए, ऐसी क्या बात है? रागिनी पैसा कमाकर मुन्ना की मदद करना चाहती थी, इसलिए और काम करना चाहती थी। इसीलिए उसने मुझे काम करने के लिए और घर बताने को कहा था। एक दिन मेरा पड़ोसी इंदर मुझे मिला था, जिसने कामिनी को काम से निकाल दिया था और मुझसे मिन्नतें कर रहा था कि रागिनी को उसके घर में काम करने के लिए मैं भेज दूं। मैंने उसे पूछा भी था कि कामिनी को क्यों निकाल दिया, तो उसने मुझे कहा कि वो कामचोर है। फिर रागिनी उसके घर में काम करने लगी। फिर एक दिन मुझे रागिनी ने बताया कि कामिनी ने उसे धमकी दी है कि अगर वो इंदर के घर का काम नहीं छोड़ेगी तो वो उसे जान से मार देगी। फिर कुछ दिन बाद रागिनी ने इंदर के घर का काम छोड़ दिया। मेरे पूछने पर कहा कि इंदर अच्छा आदमी नहीं है। जिस दिन रागिनी गायब हुई थी उस दिन मैंने इंदर से पूछा भी था कि उसने रागिनी को देखा है क्या, लेकिन उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और इग्नोर करके चला गया। सर ये इंदर कहाँ रहता है? हमारे सामने वाले फ्लैट में। तो लगता है घर पे कोई नहीं है। शुक्ला जी से इंदर का नंबर लो और पता करो कि वो कहाँ है। मैं सिक्योरिटी से पूछता हूँ। सर कल इंदर साहब दोपहर गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं। हो सकता है दिन में ना लौटा हो, रात में लौटा हो। रात में कौन था ड्यूटी पे? सर रात वाला वॉचमैन आया नहीं था, जिसकी वजह से हम रात में ड्यूटी पे थे, लेकिन हमने भी नहीं देखा। सर इंदर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इंदर ने मिन्नतें करके रागनी को काम पे रखा, लेकिन इंदर की नीयत देख के रागनी ने उसके पास से काम छोड़ दिया। ये बात इंदर को इतनी बुरी लगी कि रागनी के गायब होने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसे गुस्सा आया। कहीं इस इंदर ने ही तो रागनी को गायब नहीं कर दिया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रागिनी के गायब होने में कामिनी का हाथ हो, क्योंकि कामिनी ने रागिनी को पहले धमकी भी दी थी और इसी कामिनी ने रागिनी के गायब होने से पहले उसको आखिरी बार कॉल भी किया था। हो सकता है। दिलावर सर, इस इंदर और कामिनी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। ठीक है सर। सर हाईवे वाले गाड़ी का पता चल गया है, वो किसी राहुल त्रिवेदी के नाम पे रजिस्टर है, वो सेक्टर 3 में रहता है। दिलावर सर, उठाओ इस राहुल त्रिवेदी को, अब सारा सच सामने आ जाएगा। ठीक है सर, चलो।
राहुल त्रिवेदी का घर यही है ना? हाँ, माँ हूँ उसकी मैं। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। वो तो घर पे नहीं है। कार कहाँ है उसकी? पता नहीं, शायद लेके गया होगा। कमाल है, आप उसकी माँ हैं, आपको अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं मालूम है? हुआ क्या है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उसका मोबाइल नंबर मिलेगा मुझे? ठीक है, मैं देखता हूँ। सर, राहुल के बारे में उसके घर वालों को कुछ नहीं मालूम कि वो कहाँ है। उसका फोन भी बंद है सर। फोन तो इंदर का भी स्विच ऑफ है, लेकिन हाईवे से मिली सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से राहुल की गाड़ी में 3 लोग थे, जिनमें से एक रागिनी थी। सर कहीं बाकी के 2 लोग इंदर और राहुल तो नहीं? हो सकता है सर। इंदर के कॉल रिकॉर्ड्स। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से इंदर का फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसके फोन पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था, जो हाईवे के पास के एक फार्म हाउस का है। तेरे भाई ने पूरी सेटिंग कर दिया। सर हो सकता है कि रागिनी इसी फार्म हाउस में हो। सर, ये वही फार्म हाउस है। ये गाड़ी भी वही है। सर, अंदर सब जगह पे ढूंढा, रागिनी कहीं नहीं मिली, मगर अंदर कुछ तो हुआ है। सर, देखो यहाँ। कहाँ है? बोल। सर, ये देखिए खून के दाग। ऐसा लगता है यहाँ पर किसी को मार के घसीट के लेके गए। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे क्यों? साहब, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ यहाँ? क्या किया तुम लोगों ने? रागिनी कहाँ है? इंदर नाम का कोई आदमी आया था यहाँ? बोल। साहब, इंदर साहब को मार डाला। साहब, किसे मार डाला? साहब, रागिनी ने। तुझे कैसे पता उसे रागिनी ने मारा? साहब, इंदर साहब कल शाम को यहाँ आए थे साहब। अरे यार, दोस्ती में क्या थैंक यू। जा, जो करना है कर ले। करना क्या है? साली का घमंड तोड़ना है, और वो मुझे पता है कि मुझे कैसे करना है। अगर आज मैंने इसे जाने दिया ना, तो इसकी की हुई बेइज्जती जिंदगी भर मुझे जीने नहीं देगी। जा यार, तू बोनी कर, फिर तेरा भाई जाएगा, थोड़े मजे वजे लेगा ना यार। तू बाहर था और वो अंदर। तुझे कैसे पता उसे रागिनी ने मारा? साहब, मुझे मालूम था वो अंदर जाकर क्या करेंगे। ये राहुल साहब और इंदर साहब अक्सर यहाँ लड़की लेकर आते थे और मौज करते थे। तब भी मैं खिड़की से छिपकर सब देखता था। इंदर की लाश कहाँ है? साहब, ये कुमार, खोदने की तैयारी करो इसे। रुको, मिट्टी हटाओ। बता, रागिनी कहाँ है? अब ये बता कि क्यों मारा उसे? रागिनी ने इंदर को मार दिया था सर। रागिनी की हुई बेइज्जती इंदर भूल ही नहीं पा रहा था। इंदर ने मुझे रागिनी को उठाने के लिए बोला और दोस्ती खाते में मैंने भी बात मान ली। इंदर ने काम वाली बाई कामिनी को रागिनी के पीछे लगा दिया। कामिनी ने रागिनी से दोस्ती कर ली और फिल्म देखने के बहाने उसे बाहर ले आई। साहब, मुझे नहीं पता था कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। पैसे देखकर मैं लालच में आ गई थी साहब, इसीलिए उसको फिल्म दिखाने के बहाने बाहर ले गई। कामिनी, हम मुन्ना को बिना बताए आ गए। हमको बहुत बुरा लग रहा है, हम काहे छुपाए उससे। तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? मुन्ना कुछ नहीं बोलेगा, चलो अभी। अरे कामिनी, तू मेरे लिए काम वाली बाई ढूंढने वाली थी ना? क्या हुआ, कोई मिली नहीं क्या? नहीं साहब, अभी तो कोई मिली नहीं। मैं ढूंढ रही हूँ, लेकिन रागिनी तू क्यों नहीं कर लेती इनके घर काम? इनका घर बाजू में ही है। साहब, आप इसको लेकर जाओ, घर दिखा देना, काम भी समझा देना, ये कर लेगी। जा रागिनी। लेकिन हमें काम की जरूरत नहीं है ना। अरे पागल जैसी बात मत कर, ये साहब बहुत अच्छे हैं, काम भी कम है और पैसे भी अच्छे देंगे। मुन्ना के बारे में तो सोच, कितनी मदद हो जाएगी उसको। रागिनी, नहीं जमेगा ना तो फिर छोड़ देना, ठीक है? साहब, आप इसको लेकर जाओ, घर दिखा के काम समझा देना, ठीक है? ये कर लेगी। चला 5 का लालच था ना तुम्हें? अब कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाओगी तुम, और अंदर बैठ के बड़े आराम से सोचना
कि तेरे इस 5,000 के लालच ने 2 लोगों की जान ली, जिसमें एक बेचारी मासूम औरत भी थी। राहुल को रागिनी के कत्ल, साजिश करने और सबूत मिटाने के जुर्म में हिरासत में लिया गया। राहुल का ड्राइवर साजिश करने, सबूत मिटाने और कामिनी साजिश करने के जुर्म में पुलिस कस्टडी में है। घटिया मानसिकता और वहशीपन की हद यह है कि आदमी अपने आप को संतुलित नहीं रख सकता, इसलिए औरत पर 1000 पहरे बिठाता है। खाना, पहनना, हंसना, बोलना सब पर निगरानी रखी जाती है। बंदिश लड़कियों और औरतों की आजादी पर नहीं, बल्कि ऐसी घिनौनी सोच वाले पुरुषों की दरिंदगी पर लगनी चाहिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। मुंबई के उपनगर मीरा रोड इलाके में देर रात अपने घर लौट रहे मनीष और कविता पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन यह हमला जुर्म की एक नई कहानी का पहला अध्याय साबित होता है। आखिर क्या वजह थी इस हमले के पीछे और किसने किया था यह हमला? क्या यह हमला सिर्फ इस जोड़े को कोई सबक सिखाने के लिए किया गया था, या फिर कुछ और मंशा थी इस हमले के पीछे? जुर्म की यह दस्तक अपने साथ एक ऐसी आंधी लेकर आई थी जिसमें कई जिंदगियां बर्बाद होने वाली थी। हे भगवान, क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ? मैंने तो लाख बार बोला है कि इस तरह देर रात कहीं आना जाना सही नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? क्या अब पुलिस भी आ गई? बस यही देखना बाकी था। इनकी हालत काफी गंभीर है। अगर ये टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो इनकी जान भी जा सकती थी। आप दोनों को किसी पर शक है? सर, हम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे और उन्होंने हम पे हमला क्यों किया, हमें नहीं पता। मनीष, इस तरह अचानक हमले की कोई तो वजह होगी, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, हम सच में नहीं जानते। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ नहीं देखा? कम से कम ये तो पता होगा ना कि कितने लोग थे। सर, हमें जो पता था वो आपको सब बता दिया है, बस हम पे विश्वास रखिए सर। तुम लोग इतनी रात में कहां से आ रहे थे? सर, दोस्त से मिलने गए थे। मनीष को हमलावरों ने इतनी बेरहमी से मारा था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की पूछताछ में यह साफ दिखाई दे रहा था कि मनीष और कविता उन हमलावरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वो उन्हीं हमलावरों को बचाने में जुटे थे जो उनकी जान लेना चाहते थे? देवा, कितनी मार लगा माझा मुलांना। आज भी देखकर उनको ऐसा लगता नहीं कि वो बड़े हो गए हैं। जब भी देखो कॉलेज की हरकतें रहती है, कोई नहीं कह सकता कि उसकी शादी हो गई है। जब भी देखो मस्ती में रहते हैं। तो इसमें बुराई क्या है आई? दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दिखाते हैं। अच्छा, अब तू भी कविता की तरह होने लगी है। बच्चों के बारे में क्या सोच रहा है? अरे पोता कब आएगा घर में? आई, हम अपनी खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, तीसरे की देखभाल कैसे करेंगे? अब अरे आई, तू चिंता मत कर, तीसरा भी आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि मनीष हमलावर को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है? सर, हो सकता है कि मनीष हमलावर को अच्छे से जानता हो, शायद इसीलिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई पहचान वाला इतनी बेरहमी से मारेगा? वो तो मनीष की किस्मत अच्छी थी कि बच गया। दोनों का कहना है कि दोनों ने कुछ नहीं देखा, ना हमलावर का चेहरा ना कोई और पहचान। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है वो कुछ और छुपाने की कोशिश कर रहा है। शायद उस पर हुए हमले की वजह कोई बड़ा क्राइम। इस मनीष की कुंडली निकालनी पड़ेगी। सर, मैंने इस मनीष के बारे में कुछ बातें पता की है। कई सालों से शांतिनगर में रहता है और पेशे से ड्राइवर है। उसके साथ काम करने वाले लोग, यार, दोस्त, रिश्तेदार, सबसे पूछताछ करो। अगर इस हमले की वजह कोई क्राइम है तो इस क्राइम में और पार्टनर्स भी होंगे। राइट सर। मैंने ही उनको हॉस्पिटल छोड़ा था, लेकिन उनका किससे झगड़ा हुआ, किसने उसको मारा, मुझे नहीं पता। मनीष तो लगभग हर रात को बाहर जाता है सर, वो भी अपनी बीवी के साथ। उसका एक फ्रेंड है मंगल, उसी के साथ वो रहता है। हाँ साहब, बहुत बार दोनों को गैरेज पर जाते देखा है। जहाँ वो मंगल काम करता है ना, गैरेज भी लेट नाइट जाते थे। क्या हुआ? वो गलती से गिर गया, मैं उठाती हूँ। तुम सो जाओ।
सर हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मनीष और कविता लगभग हर रात गैरेज जाते थे। दोनों हर रात क्यों गैरेज जा रहे थे? ऐसा क्या चल रहा था उस गैरेज में? कहीं किसी गलत काम की डीलिंग तो नहीं चल रही? वैसे भी मनीष की माली हालत ठीक नहीं, तो हो सकता है कि किसी गलत काम में इन्वॉल्व हो गया हो और मजबूरी में उसे अपनी पत्नी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा। मुझे जल्द से जल्द दोनों की डिटेल्स चाहिए। ओके सर। इसको कहीं देखा है? हाँ साहब, ये तो मंगल के दोस्त हैं, आते रहता है कभी कभी यहाँ। कल रात भी आया था ये? कल रात भी आए थे साहब। और ये? मनीष ने बोला था कि वो अपने दोस्त के घर था, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मनीष गैराज में था। पुलिस को इस बात का आभास हो गया था कि गैराज में कुछ तो गलत हो रहा था और फिर एक चौंकाने वाली हकीकत उनके सामने आई। आप लोग? मंगल यादव आप ही हैं? जी हाँ। आज से 2 दिन पहले आपके गैरेज में जिसमें मनीष और कविता आए थे, इन दोनों के बारे में कुछ पूछना था आपसे। जी पूछिए। कुछ डिटेल में बता सकते हैं एक्चुअल में क्या हुआ था उस दिन? हम दोस्त लोग मिले थे और पार्टी वार्टी हुई थी, गेट टुगेदर। यहाँ से जाने के बाद ही उन पर अटैक हुआ था, क्या तुम उस वक्त गैरेज में थे? यस सर, मनीष यहाँ डेली आता है, लेकिन उस पर हुए हमले के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ताला खोलो। योगेश और चंदा की लाश ने इस केस का रुख ही बदल दिया। क्या मनीष ने अब तक जो पुलिस को बताया था वो सब सच था? आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मनीष और कविता पर हमला किया था? क्या वाकई में मनीष उन हमलावरों को नहीं जानता था या फिर वो जानबूझकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था? अगर वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था तो ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या उन्हीं हमलावरों ने चंदा और योगेश की भी हत्या की थी? आखिर उस हमले और इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? इस केस में अब भी ऐसे कई राज थे जिनका सामने आना बेहद जरूरी था। सर, विक्टिम के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है। कदम, इस गैराज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमला किया जा सकता है। अच्छे से छानबीन करो, शायद मर्डर वेपन यहीं आसपास ही हो। गैराज का मालिक कौन है? सर, पाटिल साहब। कदम, पाटिल को थाने बुलाओ, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। राणे, तुम वहां देखो। रेणुका, इधर देखो। राणे, एक पाना गायब है, आसपास ही होगा। राणे, इधर फोरेंसिक में भेजो। मुझे जो पता था वो आपको बता दिया है सर। सर, आप बार बार पूछेंगे तो भी मैं यही बता सकता हूँ, इससे अलग कुछ नहीं। कविता, क्या तुम्हें कोई ऐसी बात पता है जो मनीष हमसे छुपा रहा हो? नहीं, वो सच कह रहे हैं, हम और कुछ नहीं जानते हैं। मनीष, देखो तुम्हारे भैया और भाभी का खून हो चुका है, तुम अब भी चुप हो। सच बताओ, क्यों जाते थे गैरेज में? सर एक्चुअली हमारा घर बहुत ही छोटा है सर, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजार सकते, तो हम इसीलिए दोस्त के गैरेज पे गए। पर भैया अभी उस गैरेज पे कैसे पहुंचे वो हमें नहीं पता। कहीं आपसी रंजिश का मामला तो नहीं? हो सकता है कि किसी बात से गुस्सा होकर योगेश ने मनीष पर हमला किया और बदला लेने के लिए मनीष ने योगेश और उसकी पत्नी को मार दिया। कदम, आस पड़ोस में पता लगाओ ये दोनों भाई मनीष और योगेश, इनके रिलेशन कैसे? ओके सर। कैसी बात करें सर? मनीष भाई और झगड़ा? बहुत ही शांत स्वभाव था उनका। हाँ, अपने भाई से थोड़ा परेशान रहते थे। दोनों में झगड़े भी होते थे। दोनों भाइयों में झगड़े की वजह? योगेश को मनीष और उसकी वाइफ पसंद नहीं थे सर। ठीक है। जब से मनीष की शादी हुई है ना, तब से दोनों भाइयों में काफी झगड़ा होने लगा है। घर को लेकर भी दोनों भाइयों के बीच में कुछ टेंशन था। मनीष तो इस घर को बेचकर नया घर लेना चाहता था, पर योगेश ऐसा नहीं चाहता था। सर, आदमी अगर अपनी बीवी के दिमाग से काम करने लगे ना, तो गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक की जगह पैरों का इस्तेमाल करता है, और यही उसके साथ हुआ। वो तो कविता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि अपने भाई से लड़ता था, और कविता को एक छोटा का रास नहीं आता था। पंगे तो बहुत होते थे दोनों भाइयों के बीच में, यहाँ तक कि मारपीट भी होती थी, और हमने कई बार देखा भी है। पर उसके लिए मनीष योगेश का मर्डर नहीं कर सकता सर, वो ऐसा लड़का नहीं है सर। थैंक यू। शायद चंद्रा किसी तरह के प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी। हो सकता है योगेश ने उसे फॉलो किया हो।
और चंदा की सच्चाई उसके सामने भी आ गई। फिर उसका झगड़ा उस क्लाइंट से हुआ हो जिससे चंदा मिलने गई थी, और बात में बात इतनी बड़ी कि योगेश और चंदा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सर गैराज के मालिक आए हैं। बुलाओ। बैठिए। 2 लाशें मिली हैं आपके गैरेज से, ये और ये। पहचानते हैं इन दोनों को? नहीं साहब, पहले कभी नहीं देखा। गैराज की चाबी किसके पास रहती है? साहब गैराज की 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास रहती है, एक मंगल के पास रहती है। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहना, क्योंकि अगर आपने कुछ छुपाया और हमें पता चल गया तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेंगे। साहब मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगा, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ मैं, और कभी भी आपको जरूरत पड़े बुला लेना ना साहब। जा सकते। थैंक यू सर। घर से निकलने से पहले क्या बोल कर गए थे? हाँ, वो कोई पिक्चर देखने जा रहे थे। बेटे जरा पानी लाओ। जी अंकल। देखिए ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, ये पता लगाने के लिए हम सारे एंगल खंगाल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी बहू किसी तरह के प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति में शामिल थी? काय म्हणताय साहब तुम्ही? वो मेरी बहू है, इस घर की इज्जत वो ऐसे कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोल के जाएंगे क्या हमें? हम शरीफ लोग हैं, मुझे कुछ बात करनी नहीं है आपसे। चले जाइए ऐसे, कुछ भी बोलते हैं हमें। सर ये रहे योगेश और चंदा के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक स्टेटमेंट। सर रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं थे। सर फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम योगेश और मनीष की सैलरी है, और सर फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से मोस्टली कॉल्स आसपास के लोगों के और फ्रेंड्स के हैं। अब सर एक ही एंगल है जिस पर हम काम कर सकते हैं। कौन सा? सर मंगल और चंदा ये दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बात करते थे, लेकिन मंगल ने योगेश से बिल्कुल ना के बराबर बात की। इस मंगल के कॉल रिकॉर्ड निकालो और पता करो कि उस रात ये कहाँ था। राइट सर। सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। बर्बाद करके रखा है इस घर को, खा गए मेरे बेटे को। भाई अगर काय बोलतेस तू, मैं अपने भाई को क्यों मारूं? तू जास्त बोल नकोस मला। लिए कभी घर की जिम्मेदारी, किए चिंता घर की, बस मस्ती मस्ती मस्ती। भाई तू क्या बोल रही है ये? तू माझ्या डोक्यात जाऊ नकोस, जास्त बोल नकोस तू। एक योगेश था जिसे इस घर की चिंता थी, उसे तुम लोगों ने खा लिया। मिली शांति, कलेजा ठंडा हो गया क्या? योगेश मार लो या लोगों ने। सर हमारा शक सही निकला। लोकेशन डिटेल के हिसाब से मंगल की लोकेशन कत्ल वाली रात गैरेज के आसपास के एरिया में थी। चलो जरा से पूछताछ करते हैं और उसे लेकर आते हैं। राइट सर। पूरे घर की तलाशी लो, कोना कोना छान मारो। फोन दे अपना, जल्दी निकाल। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। मैं बहुत डर गया था साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों, कुछ किया है तूने? नहीं साहब। अरे मिला है। ये क्या है? सब ये वो, मैं कहीं फंस नहीं जाऊं इसलिए मैंने इन्हें छुपा दिया था साहब, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर ये वो आप सर मारो मत, सर मारो मत, सर मारो मत सर मुझे नहीं पता कि उस पाने पर वो खून कहां से आया। सर हम तो सब अपनी पत्नियों के साथ गैराज में एंजॉय करते थे। हमारे घर बहुत छोटे हैं, इसलिए हम गैराज में डांस और ड्रिंक करते थे। ये कैसी पार्टी थी जिसमें बीवियां घुंघरू पहनकर नाचती थी? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, एंजॉय करना है यार, क्या है? मुझे नहीं पसंद है ये सब, बंद कर दे यार। मनीष तूने ये सब शुरू करवाया और अब कह रहा है कि बंद कर दें? ये सब इतना आसान नहीं है, समझा? धमकी दे रहा है मुझे, धमकी दे रहा है। पाटिल का नंबर है मेरे पास, पाटिल को पता चलेगा ना ये सब कर रहा है, तू नचवा रहा है सब, तो तुझे मुजरा करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा सब पाटिल को। तू पाटिल को फोन करेगा? तू जानता नहीं मेरा नाम क्या है? मंगल नाम है मेरा, मंगल। और जो मेरे रास्ते में आता है ना उसका अमंगल शुरू हो जाता है, समझा? और तू पाटिल को अगर फोन करेगा ना, वो जो तेरी बीवी है ना कविता, जो अभी हम मुजरा कर रही थी, उसे मैं कोठे पे मुजरा करवाऊंगा। मनीष चलो चलो।
सर हम लोग तो मनीष को सिर्फ डराना चाहते थे और इसीलिए हमने उस पर हमला किया। और योगेश के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे मार दिया? अब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने योगेश को नहीं मारा। सर हम में आपस में झगड़ा हो सकता है हम दोस्तों में, लेकिन हम में से कोई भी किसी का खून नहीं कर सकता सर। एक मंगल, तू पहले भी झूठ बोल रहा है, तू अभी भी झूठ बोल रहा है। बोल सच। ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। उस पार्टी में जो भी आता था सबका नाम, पता और सारी डिटेल्स, समझा ना? चलो इन सबके घर पे अच्छे से तलाशी लो, सबसे पूछताछ करो। फ्रेंड्स का ग्रुप गैरेज में मिलता है पार्टी करने के लिए और ये उनका रोज का रूटीन। लेकिन योगेश और चंदा उस रात गैरेज में क्या कर रहे थे? क्या वो भी उस ग्रुप का हिस्सा है? और या फिर अगर उनकी अलग से पार्टी चल रही थी तो और कौन कौन इस पार्टी में शामिल थे? कदम बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है। सर मनीष और योगेश में आपस में बनती नहीं थी। सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि योगेश और चंदा मनीष के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि उस परिवार के छोटे लड़के मनीष पर जानलेवा हमला होता है जिसमें वो बुरी तरह घायल हो जाता है और मनीष के बड़े भाई योगेश और चंदा की लाश हमें गैरेज में मिलती है। परिवार में आखिर चल क्या है? सर सबके घर में घुंघरूओं का मिलना भी थोड़ा अजीब है। हमने प्रोस्टिट्यूशन का एंगल भी चेक किया बट कुछ हाथ नहीं लगा। वही, अगर ये प्रोस्टिट्यूशन से जुड़ा मामला नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? मंगल के गैराज पर जो कुछ भी चल रहा था वो मौलिकता से परे था। ऐसे हालात में ईर्ष्या, गुस्सा और दुश्मनी अपनी जगह बना ही लेते हैं और शायद यही वजह थी मनीष और कविता पर हमले की। पर क्या यही वजह सबूतों के अभाव में पुलिस को मंगल को रिहा करना पड़ा? खत्म हो सकता है इस मंगल और चंदा के बीच में कोई अफेयर था जिसकी वजह से चंदा को मारा गया। हो सकता है सर। मंगल के फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से इसकी लोकेशन उस रात गैरेज के आसपास ही थी और सर ये चंदा से लगातार बात भी करता था। और जरूर इस अफेयर की वजह से चंदा और उसके पति में झगड़े भी होते होंगे। चंदा और योगेश की केमिस्ट्री अगर पता चल जाए तो आधा काम आसान हो जाएगा। एक काम करो, घर के आसपास पूछताछ करो और चंदा की बेटी से भी पूछो, शायद कुछ पता चल सके। शायद उसने अपने माँ बाप को झगड़ते हुए देखा और कभी ये मंगल का नाम सामने आया। एक वही है जो हमें कुछ बता सकती है, क्योंकि घर के बाकी लोगों को तो इस वक्त इज्जत ज्यादा प्यारी होती है। राइट सर। गोपी, नीलू, नीलू ने गोपीला पाहिला? गोपी और नीलू को देखा है? नहीं। गोपी, हमें चंदा की बेटी गोपी से कुछ बात करनी है। सर हम अभी के पास आने वाले थे। क्यों? नीलू और गोपी सुबह से नहीं मिल रही। पूरे एरिया में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली वो। सर ये केस तो और सेंसिटिव होता जा रहा है। दोनों ही बच्चियां गायब हैं। घर वालों का कहना है कि किसी ने उन्हें अगवा कर लिया। कदम जरूर उन बच्चियों को कोई ऐसा राज मालूम था जिससे किसी को खतरा हो सकता था और उस खतरे से बचने के लिए ही उन्हें अगवा किया गया। हमें जल्द से जल्द उनका पता लगाना होगा। पता नहीं किस हाल में होगा। सबसे पहले इस चंदा और मंगल के एंगल को क्लियर करते हैं। जरूर कुछ पकड़ा था इन दोनों के बीच, नहीं तो ये मंगल सिर्फ चंदा के टच में क्यों था? राइट सर। क्या चल रहा था तेरे और चंदा के बीच में? कुछ नहीं सर। अगर कुछ नहीं चल रहा था तो इतनी देर देर तक उससे फोन लगाकर कस्टमर केयर खेल रहा था। सर मंगल और चंदा ये दोनों लगातार एक दूसरे से फोन पर बात करते थे। हाँ, हेल्पलाइन खोल के रखी है तूने। योगेश को तो कभी फोन नहीं किया तूने इतना। देख मंगल, सब सच सच बता दे, हमें पता है। बोल। सर ऐसा कुछ नहीं था सर। सर ऐसा नहीं बोलेगा। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। लेके चल। सर वो मैं बताता हूँ सर वो हेमा और मनीष का चक्कर चल रहा था। सर वही ने मुझे 2-3 बार समझा कि उससे मत मिल। मैं मान भी गया सर, लेकिन इससे पहले मैं उससे 2-3 बार मिला। उसके साथ 2-3 बार वक्त गुजारा। कविता सुन मेरी बात। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मनीष? ये सब करते हुए तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। माझं खरंच चुकलं, मला माफ कर। मैं ऐसा नहीं करूंगा, कसम से प्लीज। मैं अब तुम पे कभी भरोसा नहीं कर सकती मनीष। मुझे मालूम है मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन आइंदा से फिर से नहीं होगा, प्लीज। ठीक है, माफ किया, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी? जिस तरह तुमने किसी और के साथ अफेयर किया है ना, उसी तरह मैं भी मंगल के पास जाऊंगी। फिर तुम भी मुझे माफ कर देना। हाँ? बेटा क्या हुआ था? डरो मत, साफ साफ बताओ।
अंकल आंटी के बाद जब मम्मी पापा पे हमला हुआ तो हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। हमें लगा कि हमें भी मार देंगे, इसके लिए हम भाग गए। बेटा आपको किससे डर था? मुझे नहीं पता अंकल, बस हमें डर था। और रास्ते पर क्या हुआ था? वो ड्राइवर अंकल हमें काम करवाते थे और काम के बाद हमें खाना देते थे। खाना खाने के बाद हमें चक्कर आने लगता था और उसके बाद फिर? चक्कर आने के बाद पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है और फिर हम बेहोश हो जाते थे। अरे माझी पोर आली कुठे आले का तू? कशी आहे, कैसी आहे रे तू? इन दोनों का ध्यान रखिए, दोनों बहुत डरे हुए हैं। पहले माँ बाप की हत्या हुई, फिर ये सब। कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे फिर से भागने की कोशिश करें। नहीं नहीं। बेटा मेरे साथ मंदिर चलोगे? हाँ आई। आज मैं पूरा टाइम घर पर रहूंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। दोनों बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर का स्केच बनवाया और खबरियों के नेटवर्क के जरिए वो ड्राइवर पकड़ा गया। सब कुछ नहीं किया मैंने, सब कुछ नहीं किया मैंने। बैठ। सर, वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया जिसने दोनों बच्चियों का रेप किया था। कदम, मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही। ये बच्चियां किस बात से इतना डर गई थी कि अपने ही घर से भाग गई? अंकल आंटी के बाद जब मम्मी पापा पे हमला हुआ तो हम बहुत बुरी तरह से डर गए थे। हमें लगा कि हमें भी मार देंगे, इसके लिए हम भाग गए। सर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों बच्चियों ने योगेश और चंदा का मर्डर होते देख लिया और कातिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हो। शायद उसी के डर से घर छोड़ के भाग गई हो। पॉसिबल है। तुम्हारे लिए मैंने कुछ लाया है, बताओ क्या लाया है? जलेबी। लो। चलो अब घर चलते हैं। आखिर क्या रहस्य था कविता, योगेश और चंदा की मौत का? एक ही घर के कई सदस्य मौत के घाट उतर चुके थे। पुलिस की शक की सुई इस कहानी के हर किरदार की तरफ घूम रही थी। सर, हाँ कदम। सर हर किसी के बयान में मंगल का नाम जरूर आ रहा है। सर हो सकता है कि इस अटैक और मर्डर में मंगल इन्वॉल्व हो। इस मंगल की कुंडली निकलवाओ और अगर जरूरत पड़ी तो उसकी खातिरदारी भी करते। ओके सर। साहब, मनीष ने सबके सामने कविता को मारा था। आप किसी से भी पूछ लीजिए। क्यों मारा था मनीष ने कविता को? साहब, क्योंकि वो मैंने सबके सामने झूठ मूठ कह दिया था कि वो मेरे साथ सोई है, और मनीष के सामने अपनी धाक जमाने के लिए मैंने उससे झूठ बोला। यार अच्छा हुआ जो तूने वो ब्रोकर के ऑफिस में नौकरी कर ली। ये मस्त पार्टी वार्टी तो होने लगी ना। हाँ यार, उस दिन जो गैरेज में हुआ था ना, उसके बाद से ऐसा लग रहा था जिंदगी का मजा ही खराब हो गया था। अब लग रहा है रौनक फिर से लौट आई है। और मनीष, सच बोल रहा हूँ यार, क्या मस्त बीवी पाई है तूने। मैं तो एक ही रात में जन्नत जाके आया हूँ, और तेरा तो रोज का आना जाना होगा। इतना सब होने के बाद भी तुम लोग सुधरे नहीं। गैरेज नहीं तो दूसरे फ्लैट पर मिलते रहे। क्या हुआ था उसका? कविता को थप्पड़ मारा था? हाँ सर, मैंने कविता पे हाथ उठाया था, लेकिन सर मैं उसे सॉरी भी बोला। मुझे लगा कि मैंने भी गलती की है उसके साथ, उसका विश्वास तोड़ा है, तो वो कैसे गलत हो सकती है सर? मैं उसे मार नहीं सकता सर, मैं उसे बहुत प्यार करता था। और ये सब जब हुआ तब मैं मंदिर में था बच्चों के साथ। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन जब बुलाऊं आ जाना। उस दिन जब मनीष अंकल तुम्हें मंदिर लेकर गए थे तो पूरे टाइम तुम्हारे साथ थे या फिर कहीं बाहर गए थे बीच में? उस दिन तो मनीष काका हमें बाजू वाली आंटी के साथ मंदिर में छोड़कर हमारे लिए जलेबी लेने गए थे।
काकी थोड़ा ध्यान रखना, मैं आता हूँ। पर वो 15-20 मिनट में वापस आ गए थे। सर मनीष का घर और मंदिर दोनों आसपास ही हैं। और सर मंदिर से मिठाई की दुकान तकरीबन 5 से 10 मिनट के रास्ते पर है। और सर बच्चियों के मुताबिक मनीष 15 मिनट में वापस आ गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चियों का टाइम कैलकुलेशन गलत हो? वो 15 मिनट नहीं बल्कि 30 से 40 मिनट बाद वापस आए। और सर इतना टाइम किसी को मारने के लिए काफ़ी होता है। सर हो सकता है कि मनीष ने ही कविता का खून किया। इस मनीष का पूरा घर छान मारो, उठाओ उसे। राइट सर। देख मनीष, जितना झूठ बोलेगा उतनी मार पड़ेगी। सच सच बोल, क्यों मारा? साहब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, उसे जेल में क्यों बंद करके रखा है साहब? वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता साहब, छोड़ून द्या त्याला। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। साहब काहे नहीं हो? सर यहाँ पे कुछ नहीं मिला। बोलो कविता को क्यों मारा? सांगते जब से वो कल हुई इस घर में आए तब से इस घर की शांति भंग हो गई। इस घर को हमेशा वो छोटा ही समझते थे, वो हमसे अलग होना चाहते थे। उसने मनीष को अपनी तरह बनाना चाहा। वो चाहते थे कि मनीष उसके सब सुने और वो जैसा चाहे वैसा वो करे, पर वो अपने चाल में कामयाब नहीं हुई तो उसने बाहर चक्कर चलाना शुरू कर दिया। मनीष की जिंदगी और हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा था। दूध का धुला तुम्हारा मनीष भी नहीं है, उसका भी बाहर चक्कर चल रहा था ना। पर वो मर्द है, मर्द कुछ भी करे तो चलता है, औरत कभी मर्दों के बराबर नहीं कर सकती। और मैं नहीं चाहती थी कि गोपी और नीलू इस कलमुई की तरह बने। रिश्तों की डोर में अगर दगाबाजी का मांझा हो तो उन रिश्तों में प्यार और सम्मान कभी उड़ान नहीं भरते। अपने रिश्ते में मनीष और कविता दोनों गलत राह पर थे। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारा कोई करीबी गलत राह पर हो तो हम भी उसके पीछे पीछे उसी राह पर अपनी मंजिल ढूंढने निकल पड़े। याद रखें, गलत राह हमें सिर्फ गलत मंजिल तक पहुंचा सकती है। इस केस में इस सवाल का जवाब मिलना अब भी बाकी था कि चंदा और योगेश को किसने और क्यों मारा। सर ये देखिए, ये वीडियो इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो का सोर्स पता करो, आईटी सेल के साथ वीडियो शेयर करो, पता करो किसने बनाया है और किसने इसे रिलीज किया। राइट सर। बोल कब बनाया था वो वीडियो? सर वो देख, राजीव ने हमें बता दिया है। अब सच सच बोल वरना अपने तरीके से पूछूंगा। बोल। सर वो वीडियो मैंने ही बनाया था, लेकिन उसके दूसरे दिन ही मनीष अंकल के पिटने की खबर की वजह से मैं डर गया और मैं फिर वहां नहीं गया। और किस को पता है सीक्रेट डांस के बारे में? सर ये रहे अमित के कॉल डिटेल्स। सर कॉल डिटेल्स के हिसाब से अमित सच बोल रहा है। सर जिस दिन मनीष पर हमला हुआ उसके एक दिन पहले अमित की लोकेशन गैरेज की थी और सर उसके बाद वो गैरेज के आसपास भी नहीं गए। कदम गैरेज के आसपास की दुकानों और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करो। राइट सर। और सर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। दीदी अब हम अकेले क्या करेंगे? नीलू, काका को तो हमारी फिक्र नहीं है और आजी को भी पुलिस लेकर गई है। हम ना रात होते यहाँ से कहीं भाग जाएंगे और बहुत दूर चले जाएंगे। मैं तेरा हमेशा ख्याल रखूंगी। आपने में से किसी को आसपास देखा था? सर शायद मैंने इसको यहाँ देखा सर। हाँ सर, मैंने ही मारा अपने आई बाबा को। लेकिन क्यों? अपने आई बाबा को क्यों मारा? हम जीना चाहते हैं सर। मेरी बहन मुझसे काफी छोटी है और मैं पूरी जिंदगी उसको कोई तकलीफ में नहीं देखना चाहती हूँ। दीदी हम हॉल में नहीं सो सकते हैं क्या? इधर बहुत गर्मी हो रही है। नहीं नीलू, यहाँ पे ही सोना पड़ेगा, तू सो जा।
आँख बंद कर। उस छोटे से घर में हम लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर से आजी को पोता चाहिए था। और फिर एक दिन मैंने आई बाबा की बात सुनी। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है सर। मैंने जो किया मेरे और मेरी बहन के लिए किया है सर। गोपी, तुम्हें अभी सही और गलत की समझ नहीं है, लेकिन इस जुर्म के बाद तुम्हें सोचने का बहुत मौका मिलेगा। और जब तुम थोड़ा बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी कि किसी भी समस्या का हल जुर्म कभी नहीं होता। गोपी को 3 सालों के लिए बाल सुधार गृह में रखा गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो कुछ भी गोपी ने किया उसके लिए वो कितना जिम्मेदार है। क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने रिश्तों को जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएं? क्या हमारी जिंदगी में रिश्तों में संवेदनशीलता इतनी कम हो चुकी है? नई सोच के नाम पर हम किसी बुरी चीज को अच्छे और एडवांस सोच का लेबल नहीं लगा सकते। हम सबको इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो कुछ भी आज हम बोएंगे कल वही हमें काटना होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।